कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज सीएनटी के क्लासेस को करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि सीएनटी के कंप्लीट क्लासेस को मैं एक ही वीडियो में देने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। और यह क्लास जो है स्पेशली 11th जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं दे रहा हूं। और डिटेल जिनको भी देखना है वो पुराने वीडियो को हमारे देख सकते हैं, प्लस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एक राउंड पेपर 2 फिनिश हो चुके हैं, जेपीएससी पेपर 2 सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि सीएनटी एसपीटी अभी नहीं हुए हैं, फिर से एक बार वहाँ पर होगा, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी क्लासेस को ज्वाइन करना है 9661163344 पर मुझे मैसेज कर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 17 मार्च को आपके एग्ज़ाम जो हैं प्रारंभिक परीक्षा वो संभावित हैं। उसी को मान के आपको तैयारी करना है, किंतु परंतु में अभी नहीं रहना है। जब कैंसिल होगा तो फिर आगे की रणनीति बनेगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिलहाल तो 17 मार्च है, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जेपीएससी मेंस और सीडीपीओ पीटी और जेपी सीडीपीओ मेंस के भी क्लासेस चल रहे हैं। सीडीपीओ के कुछ दिन के बाद शुरू होंगे, मार्च महीने से। सीडीपीओ पीटी वर्तमान में चल रहे हैं। मेंस के क्लासेस और टेस्ट सीरीज जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज जो चल रहे हैं। और जेपीएससी पीटी की जहाँ तक बात है तो यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा और बिफोर एग्जामिनेशन 2 कंप्लीट टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ओके, अत्यंत कम शुल्क यहाँ पर रखा गया है ना, ताकि आप लोग आराम से तैयारी कर सकें। और जब आप लोग वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं तो एक एक लाइन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जो भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पहली बात। और यहाँ पढ़ लेने के बाद आपको सीएनटी में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, सीएनटी 1908 में। और एग्ज़ाम से पहले, जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा और संभव हो तो अपनी कॉपी में इस नोट्स को उतार लेंगे आप। और संभव हो जिनके लिए हमारे कंप्लीट वीडियो भी देख लेंगे। अगर बाकी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं, सीएनटी में ही प्रॉब्लम है, तो वीडियो देख लीजिए, तो और भी जो कन्फ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीएनटी 1908। ध्यान से आप लोग इसे देखें, कमेंट जरूर करें, वहाँ पर मैं यथासंभव आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए पहले कुछ इंग्लिश वर्ड्स आप जरूर कर लीजिएगा, भले ही आप हिंदी मीडियम के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिससे वादी को प्लेंटिफ कहा जाता है, प्रतिवादी को डिफेंडेंट कहा जाता है, दावा कथन स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहा जाता है, भूस्वामी लैंडलॉर्ड, नीलामी ऑक्शन या सीजर कहा जाता है, वाद मुकदमा सूट कहा जाता है, याचिका पिटिशन कहा जाता है, आहार खर्च डाइट मनी कहा जाता है, बिक्री सेल, उचित मूल्य फेयर प्राइस, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, विशेषाधिकार भूमि लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड या प्रिविलेज्ड लैंड, लैंडलॉर्ड का प्रिविलेज्ड लैंड। इसे अलग अलग क्षेत्रों में बैठ खाता, मान, जीरात इत्यादि की भी संज्ञा दी जाती है। विशेषाधिकार भूमि वो आगे आ जाएगा, विशेषाधिकार भूमि वहाँ पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। पहले छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के कुछ बैकग्राउंड्स को देख लिया जाए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे। शॉर्ट में देखेंगे हम लोग, चूँकि आप लोगों के पास भी समय कम है। वीडियो को आप देख सकते हैं बैकग्राउंड को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसा कि आपको पता है 1765 में अंग्रेज़ों का सिंहभूम में प्रवेश हुआ और यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ अलग थीं, क्योंकि आदिवासी बहुल एक राज्य था झारखंड, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र। लेकिन अंग्रेज भी विदेशी थे, वो समझ नहीं पाए यहाँ की स्थिति को, और जो बाकी देश में जो भी व्यवस्था उनके प्रशासनिक भू राजस्व से रिलेटेड चल रही थी, यहाँ भी अपनाने का प्रयास किया। और 1793 में उन्होंने अस्थाई भू व्यवस्था, कॉर्नवालिस और जॉनसोर के द्वारा अस्थाई भू व्यवस्था पूरे बंगाल क्षेत्र में लागू कर दी गई, क्योंकि 1765 में इनको दीवानी का अधिकार मिला था मुगल बादशाह से, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। तो बिहार बंगाल यानी कि बंगाल ही सारा था, मान करके चलिए, उसमें झारखंड भी आता था। तो जब अस्थाई भू व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया तो इसमें भूस्वामी किसको माना गया? जमींदार को माना गया था। क्लियर? भूस्वामी किसको माना गया? जमींदार को माना गया था। लैंडलॉर्ड जो होते थे उस समय के भूस्वामी, और उन्हीं को टैक्स कलेक्ट करके लोगों से
काश्तकारों से, रैयतों से फिर सरकार को प्रदान करना था। सरकार ने इसमें लगान को फिक्स कर दिया गया था, नगद लगान देना जरूरी था और उस फिक्स लगान को एक खास समय पर देना था जिसे सनसेट कानून भी कहा जाता है। नहीं देने पर क्या होता था, उन जमींदारों की जागीर भी नीलाम कर दी जाती थी, भूमि भी नीलाम करके किसी और को दे दी जाती थी। क्लियर? इससे मतलब अंग्रेजों को नहीं था कि वो किस तरीके से रैयतों और काश्तकारों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर जो भी थे आदिवासी समुदाय या मूलवासी समुदाय, उन्होंने खुद ही मेहनत करके जंगल को काट करके यहाँ को कृषि भूमि को विकसित किया था और ऐसी उनको उनकी आदत नहीं थी कि वो किन्हीं को लगान दें। वो अपने तरीके से व्यवस्थाएं, सेल्फ गवर्नेंस को चलाते थे। अचानक से यह आपदा की तरह उनके लिए थी, है ना। शुरू में वो भी समझने का प्रयास किए कि क्या हो रहा, नहीं हो रहा, समझौता करने का भी प्रयास किए, लेकिन अंग्रेज शायद नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए विद्रोहों के सिलसिले जो हैं शुरू हो गए। अब विशेष रूप से जो प्रभावित हो रहे थे आदिवासी समाज, इसलिए विद्रोह का जो सिलसिला था वो मुख्य रूप से आदिवासी समाज के रूप में देखा गया। जैसे 1820 में हो विद्रोह, 1831 में कोल विद्रोह। हालांकि इसके बावजूद भी अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से मैटर को शायद समझ नहीं पा रही थी, समझने का प्रयास कर रही थी, मैनेज करने का प्रयास कर रही थी अलग अलग रूल रेगुलेशन के माध्यम से, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहे थे। और 1793 से 1859 का काल जो है इसी तरीके से मैनेजमेंट का काल रहा, है ना। लेकिन किसी भी स्थिति में यहाँ के आदिवासी समुदाय इस स्थिति को स्वीकार करने वाले नहीं थे। अंततः यह निर्धारण के डिसीजन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्यों ना यहाँ के ज़मीनों में कौन आदिवासियों की ज़मीन है उसको पहचान कर लिया जाए, जिनका उनका परंपरागत रूप से एक अधिकार रहा है। ठीक है, इसलिए 1861 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में एक समिति की नियुक्ति की गई और 1869 में एक भूधृति अधिनियम भी बनाया गया, है ना। और राखाल दास बनर्जी ने क्या किया कि लगभग 2482 समथिंग है, यानी कि 2500 गाँव का सर्वेक्षण किया और 1869 से 1880 तक इन्होंने सर्वेक्षण किया राखाल दास बनर्जी ने। और मुख्य रूप से मंझियस और भूइहर जमीन की पहचान की। मंझियस जो जमीन था ये आपका जमींदारों की अंडर में जो जमीन थे 1793 के अंतर्गत, उस जमीन को कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं। और एक था आपका भूइहर जमीन जो उरांव के द्वारा विकसित किया गया था, जंगल काट करके, उसको कहा जाता था। इन जमीनों का आपका सर्वे हुआ। 18 मंझियस भूमि, जो जिस भूमि का स्वामी माना गया था कि किसे मंझियस भूमि माना जाए और किसे भूइहर भूमि माना जाए, यानी कि उरांव द्वारा विकसित जमीन। ठीक है, आपको पता है कि उरांव जनजाति की अधिकता जो है पश्चिमी झारखंड के लोहरदग्गा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला एटीसी में है। ठीक है, तो भूइहर और मंझियस जमीन पहचान करने के लिए लगभग 2500 गाँव की सर्वे इन्होंने किया। क्लियर? लेकिन समस्या यहाँ पर रही कि मुंडारी जमीनों का सर्वे नहीं किया जा सका। क्लियर? इससे ये संतुष्ट थे और मुंडारी ज़मीनों, मुंडारी खुटकट्टी ज़मीन जो मुंडा जनजाति के लोगों ने विकसित किया था जंगल काट करके, उसकी भी पहचान करने की मांग की गई। और सरदारी आंदोलन पहले, फिर बाद में मुंडा विद्रोह के रूप में आप देखते हैं। ठीक है, बाद में मुंडा विद्रोह के रूप में आप देखते हैं। वो सब जो समस्याएं थी वो चल रही थी। इस बीच आपका राखाल दास बनर्जी का जो सर्वे हो चुका था 1869 से 80 तक, और 1869 में एक टेन्योर एक्ट भी बना था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इसमें भूइहर और मंझियस जमीनों की जो भी पहचान की जाएगी उसको शामिल किया गया, है ना, शामिल किया गया समय के साथ। टेन्योर एक्ट में इस तरीके से एक शुरुआत हुआ, है ना, कम से कम पहचान तो किया गया कि आपका भूइहर जमीन का हिस्सा ही कम से कम पहचान तो किया गया, एक रास्ता जो था खुल गया था। एक और प्रयास ब्रिटिश सरकार करती है 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 के प्रावधानों को लागू कर दिया गया। बंगाल में ही थे, झारखंड तो बंगाल में ही था ना, लेकिन
ये तो बंगाल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था 1885 का एक्ट, झारखंड को तो ध्यान में रखा नहीं गया था, इसके कारण यह भी सफल नहीं रहा। उसके बाद 1885 से 1900 में अंततः मुंडा विद्रोह हो जाता है इन्हीं सारे मुद्दा में, जिसमें जमीन जो था सेंटर में था। तब बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने काफ़ी प्रबल विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, और उन सारे लोगों के विरुद्ध किया था जो आदिवासियों के शोषण करते थे, ठीक है। और इससे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वह थे फादर हॉफमैन, है ना। उन्होंने 1903 में संशोधन प्रस्ताव, एक तरीके से 1869 वाले का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ब्लूप्रिंट जिसको कहा गया, है ना, ब्लूप्रिंट। इसे आदिवासियों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, क्लियर। यह संशोधन प्रस्ताव जो था कि इसको पूरी तरीके से स्पष्ट करके फिर से एक नया एक्ट बनाना है, और इसी उद्देश्य से आपका चल रहा था 1902 से 10 तक ट्रेवर्स एंड कैडेस्ट्रल सर्वे, है ना। ये सब अपने वर्ड्स हैं, इसके अंदर में नहीं जाना है। ट्रेवर्स और कैडेस्ट्रल सर्वे आपके 1902 से 10 तक चले। इसमें मुख्य रूप से मुंडारी जमीनों की पहचान की गई, क्लियर। तो मुंडारी खुटकट्टी वाले जमीन कौन है, जिसे जमींदारों की जमीन से अलग किया जा सके, यही उद्देश्य था, क्लियर। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आता है ब्लूप्रिंट किन्होंने तैयार किया, तो फादर हॉफमैन आप लोग लिखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसे जनजातियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो आपका एक्ट है 1908 का एक्ट, 1892 का जो चार्टर एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके सेक्शन 5 के तहत इसे 1908 में लागू किया गया था। और जब लागू किया गया था उस समय लॉर्ड मिंटो जो थे गवर्नर जनरल थे, और कोलकाता गैजेट में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और इस एक्ट में कुल 26 संशोधन जो हैं हो चुके हैं। और जो प्रमुख संशोधनों की अगर बात की जाए तो 1947 में इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन इत्यादि के लिए और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण जो था संभव था, इससे सीएनटी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1894 का जो भूमि कानून है और 2013 का जो भूमि कानून है, इसकी जगह जो आया, अगर इसे लागू किया जाता है और इस उद्देश्य से कोई जमीन अधिग्रहण वगैरह किया जाता है, तो निश्चित रूप से यह सीएनटी का कहीं से भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। 1962 में आपका एक महत्वपूर्ण संशोधन और होता है, 46(1)(b) का प्रावधान किया जाता है, जिसमें एससी और ओबीसी के जमीनों के संदर्भ में भी संरक्षण दिया गया। 1962 का केस है, क्लियर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और फैक्ट्स को देख लीजिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। 65वां 1990 जो संविधान संशोधन हुआ भारत का, उसमें सीएनटी के सेक्शन 46, 47, 48A, 71A, 71B, 240, 241, 242 को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है। ओके, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारे सेक्शंस के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। मेन जो आपका सीएनटी है उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, तो आगे जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे अधिभोगी रैत, ऑक्यूपेंसी रैट्स, अनधिभोगी रैत, नन ऑक्यूपेंसी रैत, राइट्स हैविंग खुटकट्टी रैट्स, हैविंग खुटकट्टी राइट्स, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैत, जिसे RHKR लिखा गया है, MK यानी कि मुंडारी खुटकट्टीदार और भुइहर। इन चारों के बीच मैंने यहाँ पर तुलना कर दिया है ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। अधिभोगी रैत जो है आपका चैप्टर 4 में है, जबकि अनधिभोगी रैत चैप्टर 6 में है। और जो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैत है वो चैप्टर 5 में है, और एक सेक्शन 7 भी इसके लिए है शुरू में परिभाषा सेक्शन में। मुंडारी खुटकट्टीदार और भुइहर जो है चैप्टर 18 में है, और सेक्शन 8 भी इनके लिए रखा गया है, क्लियर। इसको आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरीके से। अधिभोगी रैत का दर्जा किसको दिया जाता है, तो जो 12 वर्ष तक किसी भी भूमि पर उन्होंने कब्जा करके उसका यूज किया है, प्लस 3 ईयर का वेटिंग पीरियड, लगातार यूज किया है, उसी को अधिभोगी रैत कहा जाएगा, है ना। इसमें यह प्रतिबंध नहीं है कि 1908 से पहले से भी अगर वो यूज कर रहे हैं तो भी 12 वर्ष में वह काउंट होगा।
उसी तरीके से अनधिभोगी रैयत जो है ये आपका कुछ अलग है। 12 वर्ष वाला केस यहाँ पर नहीं है। यहाँ भूस्वामी के साथ जो भी शर्त वगैरह होगा उसके अनुसार जो पट्टा मिलेगा उस आधार पर वो अनधिभोगी रैयत कहे जाएंगे और उनसे संबंधित जो अधिकार होगा उनको मिलेगा। अब आगे देखते हैं रैयत्स हैविंग खुदकट्टी राइट्स, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये चैप्टर 5 और सेक्शन 7 में है और जो इनका मुंडारी खुदकट्टीदार से कुछ जमीन इन्हें प्राप्त हो सकता है, ठीक है, प्लस भूस्वामी से भी इनको जमीन प्राप्त हो सकता है, प्लस कुछ निजी भूमि भी इनके हो सकते हैं। ये स्पेशली वे होते हैं जो रैयत होते हैं, ठीक है, जो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत होते हैं वो रैयत होते हैं। जैसे मुंडारी और खुदकट्टीदार जो हैं डेवलप इन्होंने किया अपना ज़मीन को जंगल काट करके, तो मुंडारी और उरांव जनजातियों ने, उसके अलावा जो भी जनजातियाँ गैर जनजातियाँ हैं उन्होंने भी डेवलप किया, उनको इसमें रख दिया जाता है। प्लस ऐसे रैयत जो या तो भूस्वामी से, जमींदार से डायरेक्ट ज़मीन लेकर के खेती कर रहा हो या फिर आपका भूधारक से खेती कर रहा हो। इसी तरीके से यह आपका भूधारक से भी ले सकता है, भूंयहर खुदकट्टीदार से भी ले सकता है या जमींदार से भी डायरेक्ट ले सकता है। इसके अलावा ये अपनी भूमि भी इसकी हो सकती है। सब ये सारे के सारे जो हैं खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत में शामिल होते हैं। आशा है कि इनके नेचर को आप समझ गए होंगे। जो खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत होते हैं इनको किसी से भी भूमि मिल सकता है और जंगल काटकर जो भूमि को बसाते हैं, क्लियर, और इनका हक जो है मालिक की तरह होता है, क्योंकि इनको लगता है कि हमने जंगल काट करके बसाया है इसलिए हमारा भूमि है, भूस्वामी हम खुद हैं। हालांकि भूस्वामी के अंदर काश्तकार के अंडर में ही आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन इनका व्यवहार जो है मालिकों की तरह होता है आज भी, ठीक है, चाहे भूंयहर भूमि हो या खुदकट्टीदार भूमि हो। और क्या डिफरेंस है? अगला जो डिफरेंस है कि जैसे अधिभोगी रैयत है ये बेचना, अंतरण करना, उत्तराधिकार, बंधक, चूँकि इनका ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अधिकार होता है। अगर आप बात करें कि भूंयहर मुंडारी खुदकट्टीदार के बाद सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल काश्तकार कौन है, रैयत कौन है, तो ये आपका अधिभोगी रैयत ही होंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं, उत्तराधिकार कर सकते हैं। और अनधिभोगी जो है वो बेचेंगे, अंतरण करेंगे या उत्तराधिकार कुछ भी होगा, या बंधक रखना, कोई भी डिसीजन कब लेंगे? निश्चित रूप से तब लेंगे जब अनधिभोगी रैयत जो हैं, जो जमींदार के साथ, भूस्वामी के साथ उनके पट्टे में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही ये कर सकते हैं। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। उसी तरीके से इनका भी शर्तों के अनुरूप ही संभव है। क्लियर? जो रैयत्स हैं उनका भी जो अपना निजी भूमि होता है उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी भूमि जो दूसरों से लेकर के खेती करते हैं तो जो शर्त है उसका पालन इनको भी करना होगा। क्लियर? और अगर कुछ भूमि ऐसी भूमि पर ये खेती कर रहे हैं जो भूंयहर है या मुंडारी खुदकट्टीदार है तो उसे बेच भी नहीं सकते हैं। और इनका जो है आपका मुंडारी खुदकट्टीदार और भूंयहर ये अंतरण नहीं कर सकते, बेचना भी संभव नहीं है। आर्टिकल 69 में क्लियरली लिखा है इसे बेचा नहीं जा सकता है। क्लियर? लेकिन उत्तराधिकार के रूप में अगली पीढ़ी में इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, भूंयहर जमीन का या मुंडारी खुदकट्टीदार का। बंधक ही रख सकते हैं, भुगत बंधक के रूप में 7 वर्षों के लिए, कुछ 7 वर्षों के लिए, कुछ स्पेशल केसेस में 15 वर्षों के लिए, कुछ कंपनियों के केस में 15 वर्षों के लिए जो सहकारी समिति एक्ट के तहत गठित होती हैं। नेक्स्ट, यहाँ जो है ऑक्यूपेंसी रैयत का लगान वृद्धि जो है एक बार बढ़ जाता है तो 15 वर्ष तक आपका फिर वृद्धि संभव नहीं होगा। क्लियर? और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनधिभोगी रैयत का शर्तों के अनुसार जो उसने जमींदार के साथ शर्त निर्धारित जो इसका हुआ था पट्टा में, उसके अनुसार इनका लगान वृद्धि होगा। और इनका जो लगान वृद्धि होगा, जो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त हैं RHKR वाले, इनका जितना भी अधिभोगी रैयत का होगा उसका 50%, ऐसे इनकी कोशिश की जाती है कि लगान में वृद्धि न की जाए। और जहाँ तक आपका भूंयहर और मुंडारी खुदकट्टीदार का बात है तो 20 वर्ष तक इनके लगान में वृद्धि नहीं होगा। हालांकि लगान देते हैं
लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मुंडा हुआ, पढ़ा, माझी, इस टाइप का जो चलता है स्थानीय शासन व्यवस्था, उसके लिए खर्च देते हैं। नेक्स्ट बताया जाए, यहाँ पर जो है सभी वर्गों के लोग ऑक्यूपेंसी रैत में शामिल होंगे, नॉन ऑक्यूपेंसी में भी सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे, और जो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैत हैं वहाँ भी सारे लोग शामिल होंगे। लेकिन जो मुंडारी खुदकट्टी है और भुइहर है, इसमें उरांव और मुंडारी जनजाति के लोग ही, मुंडा जनजाति के लोग ही शामिल होंगे। और ऑक्यूपेंसी रैत का बेदखली जो है, यानी कि अगर वो लगान वगैरह नहीं देते हैं, या फिर जो इनका अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में अधिभोगी रैत का, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसका किसी भी रूप में उल्लंघन करते हैं, उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, भूमि उपयोग के शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तब इनके ज़मीन को नीलाम भी किया जा सकता है या फिर बेदखल किया जा सकता है। लेकिन डीसी का जब तक अनुमति नहीं होगा, इनको बेदखल करना, ज़मीन का नीलाम करना संभव नहीं है। तो मेन जो हो गया आपका सेक्शन 21 का उल्लंघन, स्पेशली इसके लिए लिखा गया है अधिभोगी रैत का, उसका उल्लंघन नहीं करना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लगान वगैरह जो निर्धारित है नहीं देते हैं तो ज़मीन का नीलाम करके लगान को वसूला जाएगा। और इसका जहाँ तक बात है, ये पट्टे के शर्तों को अगर उल्लंघन करते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी रैट्स, तो इनको बेदखल कर दिया जाएगा आर्टिकल 41 के तहत। और इसको जो है आपका बेदखल किया जा सकता है 22 के तहत ऑक्यूपेंसी रैट को। और जहाँ तक आपका RHKR का बात है, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन शर्तों का उल्लंघन करने पर ऐसी ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है जिस ज़मीन को उन्होंने खेती करने के लिए किसी और काश्तकार से लिया है, ज़मींदार से लिया है, ठीक है। और इनको बेदखल करना संभव नहीं है सेक्शन 69 के तहत, मुंडारी खुदकट्टीदार और भूइहर को, क्लियर। और डीसी की अनुमति के बिना इनको बेदखल नहीं किया जा सकता है ऑक्यूपेंसी रैत को, न ही नॉन ऑक्यूपेंसी रैत को, और न ही खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैत को। और इनको तो बेदखल किया ही नहीं जा सकता है डीसी की अनुमति के बाद, और कोर्ट भी इनको लिए आदेश नहीं दे सकता है। और इसके लिए सेक्शन 18 आपका स्पेशली बनाया गया है ना। पूरा जो आप पढ़ते हैं CNT, जो भी CNT में पढ़ रहे हैं, केवल सेक्शन 18 में जो लिखा हुआ है वास्तव में वही प्रभावी है मुंडारी खुदकट्टीदार और भूइहर के लिए, इसका ध्यान रखेंगे। एक शब्द जो सेक्शन 5 के तहत है वह है भूधारक, है ना, टेन्योर होल्डर। भूधारक का जैसा कि आपको बताया गया कि 1869 वाले छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 69 वाले में इसका विवरण था, है ना। ये स्वयं खेती या अन्य से खेती करवा सकते हैं। इनके पास जो ज़मीन होता है सीधे किससे प्राप्त करते हैं? भूस्वामी से। पहले जमींदार होते थे, अब सरकार, है ना। ये भूधारक होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि खुद भी खेती करें, लेकिन कर भी सकते हैं। या फिर रैयतों को दे सकते हैं ज़मीन, क्लियर। रैयत को भी दे सकते हैं भूधारक ज़मीन कि तुम खेती करो, फिर हमको लगान देना, फिर ये लगान आपका जमींदार को देते थे, जमींदार सरकार को, अब डायरेक्ट सरकार को। इसके अलावा ये काश्तकार के अंडर में आएंगे भूधारक, क्लियर। और इनका भूमि पर अच्छा खासा नियंत्रण होता है, और भूमि का विक्रय कर सकते हैं, उत्तराधिकार इनका हो सकता है, अंतरण बंधक का अधिकार, जो इनका इच्छा है वो भूमि में करेंगे अधिभोगी रैयत की तरह। नेक्स्ट जो आते हैं कुछ आप रैयतों के बारे में और काश्तकारों के बारे में जान लीजिए। भूस्वामी को तो स्वामी माना गया था, ठीक है। इसके अंडर में सारे काश्तकार होते थे, क्लियर। जिससे भूधारक सेक्शन 5, काश्तकारों का प्रकार जो आप पढ़ेंगे सेक्शन 4 में, उसमें भूधारक टेन्योर होल्डर जो है सेक्शन 05 में। रैयत का जो विभाजन कौन कौन रैयत होंगे सेक्शन 06 में दिया गया है। दर रैयत, जो रैयतों का सहयोगी रैयत होते हैं, इसका कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है। मुंडारी खुदकट्टी इस सेक्शन 08 में दिया गया है, क्लियर, सेक्शन 08 में दिया गया है, क्लियर। उसके बाद जब रैयत को 3 पार्ट में आप बांटते हैं, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। अधिभोगी रैयत चैप्टर 4 में है, अनधिभोगी रैयत चैप्टर 6 में है, और खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत जो है चैप्टर 5 में है। साथ में सेक्शन 7 में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। मुंडारी खुदकट्टीदार
इस सेक्शन 8 के बारे में। यहाँ भूइहर की चर्चा नहीं है, लेकिन भूइहर को सेम समझना है, ठीक है। भूधारक में भी आप भूइहर को शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अधिकार समान भूधारक से अलग हैं, और जो भी अधिकार वगैरह की अगर बात की जाएगी भूइहर की, तो निश्चित रूप से मुंडारी खुटकटीदार की तरह होंगे, है ना। इसके अलावा जो आपको जानना है कि पहले झारखंड में भूमि किस किस टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। तो जमींदारी जो भूमि थी, जमींदारों की कुछ निजी भूमि थी जिसे मंझेस कहा जाता था। मंझेस भी आपका बैठखेता, राजहंस इत्यादि में बटा हुआ था, है ना। बैठखेता में ऐसे ही दे दिया जाता था ज़मीन को अपने कुछ खास आदमियों को, जिसमें टैक्स नहीं लेते थे जमींदार, और राजहंस में टैक्स लेते थे। राजहंस भी कई प्रकार के थे, हालांकि उस तरह आगे बढ़ने की नहीं ज़रूरत है। नेक्स्ट जो जनजातीय जो भूमि थी, जैसे भूइहर भूमि उरांव की थी, मुंडारी खुटकटी मुंडा के द्वारा विकसित भूमि थी, और कोड़कर जो जो भूमि थे वो माना जाता है कि सदानों के द्वारा विकसित, या धान भूमि या टाण क्षेत्र में कम उपजाऊ भूमि, यही सब कोड़कर थे। क्लियर। ये जमींदारों के अधीन ही भूमि थे, जो विकसित करने को दे दिया जाता था किसी भी व्यक्ति को कि आप विकसित कीजिए। फिर उसके 10 तरह के प्रावधान थे कि अगर आप विकसित करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुरकर को अरियत भी कहा जाता था, खंडवत भी, बाहवाला भी, जलसाजन इत्यादि भी कहा जाता है कुरकर को। कुरकर के बारे में एक अलग चैप्टर ही है, वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। इसी तरीके से कुछ सामुदायिक भूमि भी थे, है ना। जैसे उस पद पर कोई रहेंगे तब भी मिलेगा यह भूमि, जैसे पहनई भूमि पहान ग्रुप को मिलता था, यानी कि कोई भी पहान है उनको मिलेगा। महतई भूमि महतो को मिलेगा। डाली कटारी देवी देवता गुरु के लिए जो भी आपका उनको पूजन में खर्च होता था, तो उस जो जमीन से जो भी आय होती थी वो सब के लिए, देवी देवता का पूजन के लिए, भूत खेता के लिए, भूत प्रेत के लिए, है ना। तो ये सब जो था आपका जमीन था, जो 20वीं सदी तक प्रचलित था। आज भी इसमें से बहुत सारे जमीन ही सामुदायिक जमीन माने जाते हैं। इसमें न ही उत्तराधिकार के रूप में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पहनई महतई डाली कटारी ये सबको, ठीक है। न ही हस्तांतरण कर सकते हैं किसी और को। क्लियर। उस व्यक्ति को जाएगा जो उस पद पर बैठा हुआ है। और जहाँ तक भूइहर और मुंडारी खुटकटी का है, तो अगली पीढ़ी में जाते जाएगा किस परंपरा के अनुसार जाता है, मैन लाइन के अनुसार, है ना, नरवंश परंपरा के अनुसार, है ना। लड़कियों को अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन लड़कियों के लिए व्यवस्था ये है कि अगर उनको जीवन यापन में कोई भी समस्या आ रही है तो गांव में रहती हैं, है ना, ससुराल में नहीं रहती हैं, गांव में रहती हैं, तो उनको दिया जाता है। लेकिन फिर शिफ्ट नरवंश परंपरा के अनुसार ही भूमि हो जाता है। अब हम लोग आते हैं CNT 08। क्लियर। 1908। CNT को पढ़ने का तरीका मैंने वीडियो में भी बताया था। पहले जो है सारे चैप्टर्स और सेक्शंस को पढ़ लीजिए, पहले बैकग्राउंड को पढ़ लीजिए, बैकग्राउंड का एक अलग वीडियो मैंने बनाया है। उसके बाद सारे सेक्शन और चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका भी फार्मूला मैंने बना दिया था, परका भुआ खान बोरकर कोरकर रूढ़ी अभिलेख उपायुक्त नया पर मुंडा अन्या। क्लियर। इस तो इस सूत्र के माध्यम से आप आराम से सारे चैप्टर्स को याद कर सकते हैं, और उसमें क्या सब्जेक्ट्स है आराम से याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, परका भुआ खान, तो चैप्टर 1 में प्र से कुछ होगा, प्र का, है ना, प्र से प्रारंभिकी है, सेक्शन जो है 1 से 3 तक है। फिर चैप्टर 2 में का से कुछ होगा, यानी कि काश्तकारों का प्रकार, चैप्टर 2। क्लियर। उसी तरीके से चैप्टर 3 जो है आपका, चैप्टर 2 में आपका जो सेक्शन है 4 से 8 तक है। चैप्टर 3 में जो है आपका भूधारक टेन्योर होल्डर है, ये आपका चैप्टर 3 है, जिसमें सेक्शन है 9 से 15। उसी तरीके से परका भुआ, चौथा नंबर जो आपका चैप्टर होगा, वहाँ पर निश्चित से भू से कुछ होगा, तो भूधारक है, सॉरी, तीसरा नंबर में भूधारक है। चौथा नंबर में आ से कुछ होगा, जो 16 से 36 है, यह अधिभोगी रैत है। क्लियर। उसी तरीके से 5वां नंबर जो है आपका चैप्टर, 5 नंबर चैप्टर, ये 37 है यहाँ पर सेक्शन, यहाँ ख से कुछ होगा, तो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैत, रैत सभिंग खुटकटी राइट्स। उसी तरीके से
जो 6th नंबर वाला होगा वो खान, खान में आपको फील हो रहा होगा आन, है ना, या आन से अनधिभोगी नन कुपेंसी रेत, क्लियर। 6 नंबर में है, जहाँ पर आर्टिकल रेंज जो है आपका सेक्शन रेंज जो है 38 to 42 है। इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर 1 से 6 तक हो जाएगा। पर कब हुआ खान सूत्र अगर सिर्फ आपको याद है तो सारा हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले सूत्र की ओर, छुट्टी पुट्टी लगान, क्लियर। इसका जो अगला सूत्र है छुट्टी पुट्टी लगान। तो यहाँ जो आपका कवर होगा 7वां नंबर चैप्टर, जिसमें 43 यानी कि 43 ही एक सेक्शन है, 43 से 43 लिख दिया गया है। इसमें जो आपका चैप्टर 4 है, ओके, और चैप्टर 6 जो है यानी कि अधिभोगी रहत अनधिभोगी रहत, उसके से छूट प्राप्त है। यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं कि अगर कुछ सिंचाई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाया जाता है तो उनके जो भी अधिकार हैं वहाँ पर शिथिल पड़ जाएंगे, उनको महत्व फिर नहीं दिया जाएगा और कोई उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। तो क्या क्या चीज़ जो है चैप्टर 4 और चैप्टर 6 से छूट प्रदान करता है, ये 43 सेक्शन में दिया गया है। चैप्टर 7 तो छुट्टी से हो गया छूट, क्लियर, समझने का प्रयास कीजिए। पुट्टी से हो गया पट्टा, क्लियर, ये 44 से 51 तक है। पट्टा और अंतरण, लीज एंड ट्रांसफर, ये सेक्शन 44 से 51 जो है वो चैप्टर 8 में है। पुट्टी वहाँ पर सूत्र में है तो यहाँ पर पट्टा हो गया। उसी तरीके से 9 नंबर में तो आपका लगान ही है, क्लियर, 9 नंबर में लगान ही है लिखा हुआ। ये 51A से 63 तक है, ये लगान से रिलेटेड आपको जानकारियाँ प्रदान करता है, क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका जो ट्रिक है बोरकर कोरकर रूढ़ी अभिलेख, क्लियर। अभिलेख से यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 चैप्टर को अभिलेख जो है कवर करेगा। बोरकर, इसके बारे में डिटेल देखना है तो वीडियो को देख लीजिएगा। बोरकर जो है चैप्टर 9A है, और बोरकर से बोरकर ने समझना है, ये वास्तव में बंजर भूमि को बता रहा है। बंजर भूमि का बंदोबस्ती के क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या प्लस माइनस होंगे, क्या लाभ होंगे ऐसे व्यक्तियों को, सबके बारे में बताया गया है। तो 69 63 है और 63 भी, 9A में 63 है और 63 भी सेक्शन है जो बंजर भूमि के बंदोबस्ती से रिलेटेड है। ये बोरकर को बंजर के रूप में समझना है। कोरकर कोरकर आप समझ सकते हैं चैप्टर 10 64 से 75, भूस्वामी काश्तकार और कोरकर, क्लियर। भूस्वामी और काश्तकार को भी साथ में जोड़ लेना है। इनके संदर्भ में कुछ कुछ प्रावधान है 64 से 75 तक में। रूढ़ी अभिलेख, रूढ़ी जो है 11वां नंबर जो चैप्टर है उसमें रूढ़ी भी आपको देखना है, क्लियर। रूढ़ी को भी आप निश्चित रूप से देखेंगे 11 नंबर चैप्टर में। और जो आर्टिकल रेंज है सेक्शन रेंज है 76 से 79 भी होगा। रूढ़ी एवं लगान संविदा, यहाँ रूढ़ी शब्द आ गया तो उससे कैच कर लीजिएगा, साथ में लगान संविदा जोड़ना है। 12 13 14 और 15 सारे में अभिलेख वर्ड हैं, इसलिए एक से ही एक ट्रिक में अभिलेख से ही सारे कवर होते हैं। 12वां नंबर जो अभिलेख है वो 80 से 100A तक होगा, अभिलेख एवं लगान, क्लियर। इसमें क्या होगा, अभिलेख एवं लगान। अब 15 नंबर जो है वो भी अभिलेख से रिलेटेड है, 101 से 117 तक सेक्शन है। इसमें अभिलेख शर्त और रूपांतरण सब में अभिलेख नाम आ रहा है, देख रहे हैं ना। 14 नंबर जो चैप्टर है ये भी अभिलेख से रिलेटेड है, 118 से 126 होगा। इसमें अभिलेख विशेषाधिकार। उसी तरीके से 15 नंबर जो आपका चैप्टर है वो भी अभिलेख इसमें वर्ड आएगा, ये 127 से 134 से। अभिलेख एवं बाध्यताएं, किन के लिए बाध्यताएं हैं, बाध्यता अभिलेख क्या होता है यहाँ पर आप जानेंगे। अगला जो है ट्रिक, उपायुक्त नया वसूली पर मुंडा अन्या, ठीक है, इससे सारा आ जाएगा 16 से 19 तक में। 16 जैसे है तो उपायुक्त नया इसमें पूरा कवर करेगा 16 में। उपायुक्त नया यानी कि उपायुक्त की नया से न्यायिक प्रक्रियाएं, ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल रेंज है, सेक्शन रेंज 135 से 229 तक। इस सबसे बड़ा आपका चैप्टर है पूरे CNT का, क्लियर, ध्यान रखेंगे। 16 नंबर जो है लार्जेस्ट चैप्टर है पूरे CNT का, जो 135 से 229 तक कवर करता है। और उपायुक्त की न्यायिक प्रक्रियाएं इसमें बताई गई हैं, जुडिशियल प्रोसीजर बताए गए हैं कि किस तरीके किसी मामले को यह सॉल्व करेगा उपायुक्त। यहाँ पर जो है 16A एक है वसूली, यहाँ पर जो है उपायुक्त नया पहला के लिए 16 के लिए गया, वसूली जो है आपका 16A के लिए है। इसके लिए बाद में 229A जोड़ा गया। लोक मांग वसूली एक्ट जो है ये आपका 1914 में बना था। तो पब्लिक डिमांड
रिकवरी एक्ट से रिलेटेड इसमें है, प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। ये आगे हम लोग समझेंगे जितना ज़रूरत होगा। ये आपका हो गया वसूली से। ओके, पर मीन्स परिसीमा, लिमिटेशन, इस चैप्टर 17 में है और इसके जो सेक्शन रेंज है 230 से 38 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग में यहाँ से प्रश्न आए थे। उसके बाद मुंडा वर्ड है चैप्टर 18 में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि मुंडारी, खुटकट्टीदार और भूंइहर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुंडा, यानी कि चैप्टर 18। यहाँ मुंडारी खुटकट्टीदार के संदर्भ में विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं, है ना। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा मुंडारी खुटकट्टीदार के संदर्भ में चैप्टर 18 ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। और चैप्टर 19 अन्य जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है अनुपूरक उपबंध, ये 257 से 271 तक चलता है। 271 में एक बंदोबस्त अधिकारी की चर्चा की गई है, उससे जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एक्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग सीएनटी एक्ट पर आते हैं। बेसिक को आशा है कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हाँ, जो भी आप लोग एग्ज़ाम देने को जा रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर समय निकाल कर और देख लीजिएगा। फिलहाल जब भी देखेंगे आप जो भी मेरे द्वारा समझाया जा रहा है सारे को नोट डाउन करते हुए जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वीडियो या पीडीएफ से कुछ नहीं होता है, जो आपके अक्षर में लिखा हुआ रहता है वही आपके रिजल्ट को प्रशस्त करेगा, आपकी सफलता को प्रशस्त करेगा, इसका ध्यान देंगे। चलिए कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं सीएनटी का, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। मिंटो उस समय आपके गवर्नर जनरल थे और 1892 के सेक्शन 5 में इस एक्ट के बारे में के अनुसार इस एक्ट को लागू किया गया है। और मिंटो का जो हस्ताक्षर हुआ था वह 29 अक्टूबर 1908 को हुआ था। ओके, गवर्नर जनरल थे ना, 29 अक्टूबर 1908 को हुआ था। और यह कब लागू हो गया, तो 11 नवंबर 1908 को लागू हो गया। ये तो अच्छी तरीके से याद होगा आप लोगों को कि यह एक्ट जो है झारखंड में 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। कुल संशोधन पहले ही मैं बता चुका हूँ, छोटे छोटे अक्षर में पहले डिटेल में करा चुका हूँ। 26 टोटल संशोधन हुए, जिसमें प्रथम संशोधन जो था 1990 में हुआ और अंतिम संशोधन जो है वह आपका प्रथम संशोधन 1920 में हुआ। ओके, और अंतिम संशोधन 1995 में हुआ। क्लियर, इन सारे फैक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और 2 शेड्यूल हैं, 19 चैप्टर हैं, 271 सेक्शन हैं। पुराने वीडियो को हमारे ज़रूर देख लीजिए, अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। इसका जो ट्रिक पर मैं चर्चा कर ही चुका हूँ वीडियो के शुरुआत में ही। पर कब हुआ खान, छोटी पुट्टी लगान, बोरकर कोरकर, भूमि अभिलेख, उपायुक्त नया पर, मुंडा अन्या। क्लियर, बोरकर कोरकर, भूमि अभिलेख, उपायुक्त नया के बाद है यहाँ पर बस एक वसूली जोड़ देना है ना। 16 पार्ट 16 के लिए वसूली जोड़ दीजिएगा। क्लियर, बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए सीएनटी को समझने के लिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सीएनटी के चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपको जैसा कि पता है 1 से 3 नंबर तक का आर्टिकल था, उस पर चर्चा नहीं करना है। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन सारे आर्टिकल ने, यहाँ सेक्शन कहीं आर्टिकल भी मैं बोल दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो सेक्शन के लिए ही यूज हो रहा है ना। उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर सेक्शन कहा जाता है, सेक्शन। तो चैप्टर 1 जो है प्रारंभिकी है, पर कब हुआ खान में प्रारंभिकी है। इसमें 1, 2 और 3 तीनों आर्टिकल जो है आपको पढ़ करके जाना है। 1 में आपका बताया जाता है कि कहाँ कहाँ लागू है, 2 में बताया जाता है कहाँ पर लागू नहीं है, और 3 में जो है आपका डिफिनेशन के बारे में बताया गया है ना। तो कहाँ आपका लागू है, तो 4 प्रमंडलों में लागू है, संथाल को छोड़कर, क्योंकि संथाल में तो एसपीटी लागू है ना। तो वहाँ पर छोड़ करके आपका चारों प्रमंडल में सीएनटी एक्ट 1908 लागू है। कहाँ आपका लागू नहीं है, क्लियर, कहाँ लागू नहीं है ये सेक्शन 2 में कहा गया है। तो संथाल परगना में लागू नहीं है, और जो 4 प्रमंडल हैं वहाँ पर भी कहाँ कहाँ लागू नहीं है तो उसको समझ लीजिए। एक धनबाद जिला में लागू नहीं है, क्लियर, धनबाद में एक लागू नहीं है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रखंड हैं जहाँ पर लागू नहीं है। जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड में लागू नहीं है, और
सरायकेला खारसावां के ईचागढ़ और चांडिल, ओके ध्यान रखिएगा, ईचागढ़ और चांडिल में यह एक्ट लागू नहीं है। क्लियर। सरायकेला के लिए एक स्पेशली फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे, चूँकि आपको पता है कि सरायकेला को कुछ समय के लिए उड़ीसा में मिलाया गया था, जिसके कारण 1948 में 1 जनवरी 1948 को राजखरसावां गोलीकांड भी हुआ था, क्योंकि झारखंड में मिलाना चाहते थे, उस समय के बिहार में मिलाना चाहते थे यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग, तो गोलीकांड भी हुआ था। तो शुरू में वहाँ पर लागू नहीं किया गया था सरायकेला में। सरायकेला में यह एक्ट 1951 से लागू हुआ। इस फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है आपका काश्तकारों के प्रकार के बारे में बताता है। काश्तकारों के प्रकार के बारे में बताता है। 4 नंबर जो है आपका सिंपल काश्तकारों का टाइप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर भूधारक, जिसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिसका अच्छा खासा पावर होता है। 1869 के टेन्योर एक्ट में उसका नाम है, उसके ज़मीन कहाँ कहाँ पर भूधारक के ज़मीन है। भूधारक जमींदार के अंदर में होता है, वह बेच भी सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, बहुत सारे अधिकार होते हैं। अन्य रैयतों को खेती करने को भी दे सकता है, खुद भी खेती कर सकता है ना। तो भूधारक के बारे में जो है आपका सेक्शन 5 में है। भूधारक किस में है? सेक्शन 5 में है। और सेक्शन 6 जो है रैयतों के बारे में बताता है। टोटल 3 टाइप के रैयत हैं, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, और सारे रैयतों के साथ साथ मुंडारी खुटकटीदार की भी तुलना कर चुका हूँ, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूँगा। 7 नंबर जो है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, है ना, रैयत सेविंग खुटकट्टी राइट्स। और 8 नंबर जो है मुंडारी खुटकट्टीदार। क्लियर। ये आपको सारा याद होना चाहिए। चैप्टर 2 के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जैसा कि आपको पता है कि 9 से 15 तक है, तो यहाँ पर जो हमारे विचार से आपको 9 जरूर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, कि चैप्टर 3 जो आपका है कि 9-15 वर्षों में वृद्धि होगी भूधारक के जमीन के लगान में। क्लियर। भूधारक के बारे में है चैप्टर 3 में, जैसा कि आपको पता है। तो हर 15 वर्ष में वृद्धि की जा सकती है। एक बार वृद्धि या कमी हो गई तो 15 वर्ष तक चेंज नहीं होगी सामान्य स्थिति में, लेकिन डीसी को पर्याप्त अधिकार होता है कि उससे पहले भी राज्य सरकार के निर्देश पर कुछ भी निर्णय ले ले, है ना। और 11 नंबर जरूर याद कर लेंगे आप लोग। चैप्टर 3 के 11 नंबर को जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रजिस्ट्री के संबंध में बताया गया है कि भूमि का जो रजिस्ट्री होगा कहाँ होगा? भूस्वामी के कार्यालय, वर्तमान में आपका डीसी है ना, सरकार के प्रतिनिधि, उनके कार्यालय में जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं। यहाँ पर जो है जितना लगान है उसका 2% जो है आपका क्या चीज़ दिया जाएगा? रजिस्ट्री का चार्ज। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह 1 रुपया से कम नहीं और 100 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा 14 को आप कर सकते हैं। क्लियर। 14 में ये कहा गया है कि पुनर्प्राप्ति नहीं। मान लीजिए कि कुछ स्थायी संरचनाएं बन गए हैं, कब्रिस्तान, जाहिर स्थान, शमशान वगैरह कुछ भी बना है, तो उस स्थिति में ऐसी भूमि को फिर वापस नहीं लिया जा सकता है भूस्वामी के द्वारा। देखिए, भूधारक का अर्थ होता है कि भू धारण करने को दिया गया है, उनका मालिकाना हक वास्तव में आपका भी नहीं है। वर्तमान में भी किसी भी व्यक्ति का भूस्वामी जो होता है वास्तव में गवर्नमेंट ही होती है, वो जब चाहे ले सकती है जमीन को आवश्यकता के अनुसार, हालांकि विधि के अनुसार लिया जाता है। तो ऐसी जमीन को वापस भूस्वामी भी नहीं ले सकते हैं जहाँ पर स्थायी संरचना, कब्रिस्तान, शमशान, से कुछ भी इस टाइप का निर्माण हो चुका है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे चैप्टर 3 तक। इसमें 9, 11 और 14 है ना। 15 में है कि पुनर्प्राप्ति हो सकती है। क्लियर। और बाकी पर चर्चा नहीं करेंगे। बाकी आपको जानना है, बाकी आर्टिकल के बारे में मैंने बताया है पुराने वीडियो में, आप सर्च करेंगे CNT NSIS तो सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे जो है आपका चैप्टर 4 अधिभोगी रैयत के बारे में है, ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो जो आर्टिकल पर आपको ध्यान देना है उस पर ही मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 16 में है, सिर्फ बताया गया है कि बंदोबस्ती रैयत, बंदोबस्त कैसे किया जाएगा अधिभोगी रैयत के रूप में, सिर्फ ये बताया गया है।
लेकिन 17 जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बंदोबस्ती रैयत के रूप में किनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, वो सारे प्रावधान यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। जो पिछले 12 वर्षों से खेती कर रहा हो, अधिभोग कर रहा हो किसी जमीन का, तो उसके नाम से बंदोबस्त किया जा सकता है। 17 के साथ साथ आपको पढ़ना है 18 और 20 भी। क्लियर? 17, 18, 20 को एक साथ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है उसे मैं समझा देता हूँ। 17 सभी प्रकार के लोगों के लिए है। क्लियर? चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जो भी बंदोबस्ती अधिभोगी रैयत के रूप में चाहते हैं, 12 साल से वो खेती वगैरह कर रहे हैं लगातार, क्लियर, तो उनको बंदोबस्त रैयत बनाया जा सकता है। लेकिन जो 18 नंबर आपका है वो मुंडारी, खुटकट्टीदार और भूइहर के लिए स्पेशली, कि उनका तो अपना एक जमीन है ही जो विशेषाधिकार युक्त है ना। उसके अलावा अगर वो कोई जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं 12 साल से, तो उनको भी बंदोबस्ती रैयत बनाया जा सकता है, 18 बोलता है। उसी तरीके से भूस्वामी, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, वो भी बंदोबस्ती रैयत हो सकते हैं, क्योंकि उस समय सरकार तो थे नहीं, मीडिएटर थे, तो उनको भी अधिकार देता है। वो देता है सेक्शन 20। इट मीन्स 17, 18 और 20 को जो है आपको एक साथ पढ़ना है, ध्यान रखना होगा बंदोबस्ती रैयत। लेकिन एग्जाम में आता है बंदोबस्ती रैयत जनरली पूछा जाता है तो 17 ही लिखिएगा, 12 वर्ष। क्लियर? प्लस 3 ईयर का वेटिंग पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19 में सिंपल बताता है कि कौन कौन सा अधिकार होगा। उसके लिए आप रिफर कीजिए किस आर्टिकल को, 21 को कीजिए। इसमें ये नहीं लिखा है कि अधिभोगी रैयत का क्या क्या अधिकार होंगे, वो सब कुछ नहीं लिखा है। किस तरीके से भूमि उपयोग करेंगे ये आपका कहीं से नहीं लिखता है 19, वो केवल रिफर कर देता है किसको, 19, 21 पास से जाइए, आपको जानना है क्या क्या अधिकार होंगे। क्लियर? 21 जो है आपका पूरी तरीके से बताता है कि अधिभोगी रैयत के क्या अधिकार होंगे। तो प्रारंभिक कुछ अधिकार होते हैं, गौण उत्पादों पर आप खेती कर सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए थोड़ा बहुत बेच भी सकते हैं आस पड़ोस में, गांव में। कोई बड़े बिजनेस को आप वहां पर खड़े नहीं कर सकते हैं। तो 21 में आपके अधिभोगी रैयत के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। और अधिभोगी रैयत अगर 21 का उल्लंघन करता है तो 22 के तहत उसके अधिभोग के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? और उसके ज़मीन को नीलाम भी किया जा सकता है अगर लगान वगैरह ना दे, लेकिन सारा का सारा डीसी के अधिकार से होगा और उसको 3 ईयर तक अधिकार रहेगा आवेदन करने का, अगर उसके विरुद्ध कोई भी एक्शन लिया गया है तो। क्लियर? ये आपका है 22, अधिभोगी रैयत का 22 में है और अनधिभोगी रैयत का 41 में है। ये दोनों को भी साथ में आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका 23 जो है कि अधिभोगी रैयत का उत्तराधिकार का अधिकार भी होगा, यानी कि वो अपने जमीन को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर कर सकता है, 23 बताता है। प्लस 23A जो बताता है आपका जो प्रावधान है सिंपल 23A का, वो यहाँ पर देखिए, है ना। 23A बताता है कि जब रजिस्ट्री किया जाएगा तो भूस्वामी के कार्यालय में किया जाएगा और भूमि के लगान का अधिकतम सीमा जो है वो 5% होगा। सॉरी, जो रजिस्ट्री होगा भूमि का जितना भी लगान है उसका अधिकतम 5% तक लिया जाएगा और 2.5%, 2.5 रुपये से कम नहीं होगा और 250 रुपये से अधिक यह नहीं होगा। क्लियर? आर्टिकल 11 में भूधारक के लिए भी आपने देखा था। हालांकि कुछ छूट भी है 3 पीढ़ियों तक, उस पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, उस सबको ध्यान में रखिएगा। तो 23 उत्तराधिकार से हो गया, 22 बेदखली से हो गया, 21 क्या क्या अधिकार मिलेगा अधिभोगी रैयत को उससे हो गया, 17, 18 और 20 बंदोबस्ती रैयत हो गया, जिसमें जनरल बंदोबस्ती रैयत जो है वो 17 के अंतर्गत है, 18 मुंडारी भूमिहर के लिए है और 20 जो है भूस्वामी भी बंदोबस्ती रैयत हो सकता है। 24 में केवल ये ध्यान रखिएगा, सरायकेला जिला के लिए स्पेशली ये है कि अगर वहाँ पर कोई भी खलिहान है, खाद वगैरह जमा करता है, ठीक है, पशुशाला वगैरह बनाता है, तो ऐसा भूमि पर लगान नहीं लिया जाएगा। ये 24 में आपका किया जाता है, इसको बस से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी एक साथ आते हैं 28 से 32। क्लियर? ये भी अधिभोगी रैयत के अंडर में आ रहा है आर्टिकल सेक्शन।
तो 28 से 32 में क्या है कि लगान में वृद्धि से रिलेटेड जो है कुछ आपका है प्रावधान। तो लगान में वृद्धि कौन करना चाहेगा? तो उस समय के अनुसार लैंडलॉर्ड चाहेंगे, भूस्वामी चाहेंगे, किसको आवेदन देंगे? डीसी को आवेदन देंगे। और ये जो आवेदन होगा एक निश्चित प्रारूप में होगा, और यह प्रारूप किस में दिया है? सेक्शन 146 से 149 में दिया है। इसको आप याद भी नहीं करते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 146 से 149 में ही दिया है कि कोई भी आपका क्लेम का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है या फिर कोई आवेदन होता है, उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों का नाम होना चाहिए। जमीन के बारे में आप लगान क्यों वृद्धि करना चाहते हैं, कितना लगान पहले था, वर्तमान में कितना चाहते हैं, किस जमीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस जमीन का पूरा डिटेल, उसके चौहद्दी का डिटेल, उसके चारों ओर और कौन कौन से जमीन है। उसके बाद डीसी के पास आवेदन जाएगा। तो ये 28 से 32 में क्या है? लगान की वृद्धि। डीसी के पास जैसे ही आवेदन आपका जाता है, डीसी इसका जांच करवाएंगे कि उचित डिमांड है या नहीं। आसपास के गांव के लगान भी देखेंगे, 29 के तहत ये जांच कराएंगे। आसपास के गांव के लगान को भी देखेंगे कि हाँ वहाँ पर आपका कितना लगान चल रहा है। उसके बाद जो है लगान वृद्धि या नहीं वृद्धि का डिसीजन लेंगे, सम्मन भेजेंगे दूसरे पक्ष को यानी कि रैयत को कि क्यों न लगान वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो ये 28 से 32 है। सेम प्रोसेस जो है 33 से 35 में क्या है? लगान में कमी का आवेदन। ये कौन देगा? काश्तकार देगा, रैयत देगा। क्लियर? किसको देगा? डीसी को देगा। फिर वही प्रक्रिया। ठीक है, और आवेदन जो प्रारूप होगा 146 से 149 के तहत आपका होगा। आवेदन का प्रारूप कब कहाँ से कहाँ तक होगा? 146 से 149 तक के लिए होगा। क्लियर? और जो लगान में कमी है क्यों करना चाहते हैं, किस जमीन का करना चाहते हैं, पहले कितना था, वर्तमान में कितना है। तो चाहे आपका 28 से 32 के तहत लगान में वृद्धि हो या 33 से 35 लगान में कमी हो, दोनों आवेदन जो है डीसी के पास जाएगा, प्रोसेस सेम होगा। क्लियर? तो ये आपको कर लेना है। और एक आपका आर्टिकल है 33A। कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें उपायुक्त जो है लगान में कमी कर सकते हैं? तो खेत का जोत का आकार बहुत छोटा हो गया हो। क्लियर? या अनुर्वर हो गया हो, उत्पादन नहीं हुआ हो, अथवा ऐसे कुछ नेगेटिव कारक फैक्टर्स जिसके कारण उपायुक्त खुद भी डिसीजन ले सकते हैं लगान में कमी का। लगान में कमी होगा तो फिर से उपायुक्त की इच्छा पर फिर समान लगान होगा। क्लियर? और कई बार लगान को सामयिक बनाने के लिए, कंटेम्प्रेरी बनाने के लिए अनुक्रमिक वृद्धि है ना, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट किए जाते हैं। ये सेक्शन 30 में दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कि बढ़ा दिया जाता है एक खास अंतराल के बाद ताकि ये सब आवेदन आए ही नहीं। आते हैं अब खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। क्लियर? इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो चुका है। इसका परिभाषा सेक्शन 7 में था। यहाँ पर जो है आपका ओनली वन सेक्शन है 37, जहाँ पर यह आपका लगान के बारे में स्पेशली बताया गया है खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का, कि लगान वृद्धि नहीं करने की इनकी कोशिश की जाएगी। और दूसरा जो है अगर जरूरी हुआ तो जो अधिभोगी रैयत का जितना लगान है उसका मात्र 50% ही वृद्धि होगा। क्लियर? यही चीज़ आपका है, ज़्यादा कोई टेंशन उसमें नहीं लेना है। चलिए चैप्टर 6 आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 38 से 42 तक है। ये अनधिभोगी रैयत के संदर्भ में। अनधिभोगी रैयत के सारे अधिकार जो हैं पट्टा और लगान से रिलेटेड होते हैं, जो कि एग्रीमेंट उसने भूस्वामी के साथ किया था। लगान में वृद्धि भी उसी पट्टे के अनुसार होगा। हालांकि यह संभव है कि किसी अनधिभोगी रैयत को अधिभोगी का दर्जा दे दिया जाए, 39 में है। लगान में वृद्धि कैसे होगा? 40 के अनुसार। जस्ट जो जो प्रावधान लिखे गए हैं पट्टे में उसके अनुसार होगा। ये कब बेदखल किए जा सकते हैं अनधिभोगी रैयत? जब आपका एग्रीमेंट का जो लीज उसने लिया था उसके शर्तों का वह उल्लंघन करता है तो भी आप बेदखल उसको कर सकते हैं डीसी के रूप में। या भू उपयोग में परिवर्तन करता हो, या फिर 3 ईयर तक लगातार लगान नहीं देता हो, 3 वर्ष तक, उसके बाद उसको सूचित किया जाएगा और 90 दिन का टाइम दे करके उसको बेदखल कर दिया जाएगा। शुरू में ही मैंने बताया था अधिभोगी रैयत के लिए 22 नंबर और अनधिभोगी रैयत के लिए 41 नंबर। क्लियर? ये दोनों जो है बेदखली से रिलेटेड है। तो यहाँ 90 डेज का समय दिया जाएगा जस्ट आफ्टर 3 ईयर। क्लियर?
और 42 कहता है डीसी के आदेश के बिना बेदखली नहीं होगा, इसका भी नहीं, और न ही अधिभोगी रैयत का, न ही SC ST OBC का कोई भी स्पेसिफिक भी है तो क्लियर। चैप्टर 7 में आते हैं। इसमें सेक्शन 43 आपका ओनली वन सेक्शन है जो 4 और 6, चैप्टर 4 और 6 से ये छूट के बारे में बताता है, क्लियर। 4 और 6 से छूट का अर्थ है कि यहाँ पर अगर कुछ भी जनहित या राज्यहित राष्ट्रहित के लिए कुछ भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, विकास परियोजनाएं बनाए जा रहे हैं, तो जमीन अगर अधिग्रहण कर लिया जा रहा है तो 4 और 6 का कहीं से भी, चैप्टर 4 और 6 यानी कि अधिभोगी और अनधिभोगी रैयतों के अधिकार का हनन कहीं से भी नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 43 में है। बस इतना ही इसमें करना है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 8। इसमें 44 से 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 44 से 51 तक आपका सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अधिकांश इसके सेक्शन को आपको कर लेना है, क्लियर। जो करना है विशेष रूप से उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका इसमें चैप्टर 8 में है 44 में पट्टा। पट्टा कौन देता है? भूस्वामी रैयत को देता है, क्लियर, समझ रहे हैं ना। अब वचनबद्ध कौन देगा? रैयत जो है भूस्वामी देगा। पट्टा में क्या रहेगा? लगान की जानकारी, जमीन की जानकारी, लगान वृद्धि के बारे में जानकारी, नाम वगैरह रहेगा, है ना, और क्या क्या शर्तें होंगी, क्लियर। और वचनबद्ध में क्या रहेगा? वचनबद्ध जो है रैयत देगा भूस्वामी को कि जो शर्त है उसको पालन करने के लिए जो है हम रेडी हैं। ये 44 और 45 है, क्लियर। और अगर कोई भी योग्य व्यक्ति है जिनको पट्टा मिलना चाहिए, क्लियर, नहीं देता है तो आगे वो आएगा एक आर्टिकल जिसमें डीसी फिर दे देंगे। 3 महीना वेट करेंगे, फिर डीसी दे देंगे, फिर उसका भी पावर वही होगा। और अगर कोई रैयत भी वचनबद्ध नहीं देता है भूस्वामी को तो उसमें भी डीसी रैयत की ओर से भूस्वामी को दे देंगे, क्लियर। वो आगे फिर से आएगा। लेकिन अब तो भूस्वामी रह ही नहीं गए हैं, भूस्वामी में सरकार ही अब हो गए हैं, इसलिए इस समय थोड़ा बहुत संशोधन होना चाहिए CNT में, जो संशोधन थोड़ा इजी बनाएगा, लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से CNT को समझ पाएंगे, यूज कर पाएंगे, है ना। चलिए 46 में आते हैं। इसे CNT का आत्मा कहा जाता है, क्लियर। 46 को यहाँ पर जो बताया गया है जमीन के अंतरण के बारे में। कोई भी जमीन हो उसे बंधक कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 5 ईयर तक मैक्सिमम, क्लियर। 5 ईयर के बाद अपने आप वो मूल स्वामी के पास आ जाएगा जिसका जमीन था। लेकिन भुगत बंधक, जिसे मैंने बताया कि मुंडारी खुटकटीदार भूंइहर के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है, इसमें आपका 7 ईयर तक संभव है, क्लियर। इसमें उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जो भी उन्होंने बंधक रखा कुछ पैसा के बदले, उसका उत्पाद का प्रयोग वो कर लेते हैं, उसी से उनका जो है जो पैसा दिया था उसका मूल सूद जो आना है आ जाता है। 7 वर्ष के बाद रखेंगे तो फिर एक्शन होगा। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है कि सहकारी समिति एक्ट 1935 के तहत अगर कोई पंजीकृत कंपनी है तो 15 साल तक वो बंधक रख सकते हैं, क्लियर। उनके लिए स्पेशल छूट है क्योंकि आम लोगों की उसमें भागीदारी होती है। विक्रय कैसे हो सकता है? 46(1) में इसका प्रावधान किया गया है। जैसे आपका 46(1) के ए में है कि ST अगर कोई व्यक्ति है उनका जमीन है तो उनका एरिया जो होगा थाना के अंदर, है ना, जमीन थाना के अंदर होना चाहिए और दोनों व्यक्ति थाना का होना चाहिए और वह आपका बेच सकता है। ST व्यक्ति सिर्फ ST व्यक्ति को, लेकिन DC का अनुमति चाहिए। उसी तरीके से 46(1)B में कहा गया है SC और OBC के बारे में। इनका जो आपका रेंज होगा ये जिला लेवल पर किसी SC SC को बेचेंगे, OBC को बेचेंगे जो उसी जिले का व्यक्ति होगा, ठीक है, DC के आदेश से बेचेंगे। लेकिन जो जनरल का आपका मैटर होगा, ठीक है, DC का आदेश देखिए ST में बहुत जरूरी है। बिना आदेश का ST भूमि का अंतरण एकदम नहीं हो सकता है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। और जनरल के जमीन के लिए कोई भी उसक रिस्ट्रिक्शन नहीं है 46(1)D के अनुसार, क्लियर। मान लीजिए ऐसे प्रावधानों का कोई उल्लंघन करते हैं तो 46(1)A में इसके बारे में बताया गया है कि अवैध तरीका से कोई ST भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, क्लियर।
तो 12 साल तक का समय होता है उस जनजातीय समुदाय के व्यक्ति के पास। क्लियर? इसे अभी 30 ईयर कर दिया गया है 1969 के बाद। 12 साल तक का समय आपका होता है कि वह जमीन को वापस लेने के लिए डीसी के पास आवेदन कर सके। और जैसे ही डीसी के पास आवेदन जाएगा तो डीसी के पास 3 साल का समय होता है। क्लियर? डीसी के पास 3 साल का समय होता है कि इस मामले को सॉल्व करें, और सही आपका आवेदन है, सही में उसका अवैध हस्तांतरण हुआ है आर्टिकल 46 का उल्लंघन करते हुए, तो फिर 3 ईयर के अंदर जो है जमीन को वापस दिलाना है। अगर गलत आवेदन है तो डिसमिस कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सही आवेदन है तो यहाँ पर अगर खाली ज़मीन है अभी भी तो तुरंत शिफ्ट कर जाएगा जिसका मूल रूप से ज़मीन था। और अगर स्थायी संरचना वहाँ बन चुका है, जो कि 1969 के बाद का संरचना है। क्लियर? बिहार शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट 1969 में बना था, उसी के तहत। तो 1969 के बाद अगर बना है तो उनको 2 ईयर का समय दिया जाएगा कि 2 ईयर में अपनी संरचना को हटा लीजिए। ईंट पत्थर लकड़ी जो भी लेना है अपना यूज का सामग्री लेकर के हट जाइए। तो भी नहीं हटेंगे तो क्या होगा, डीसी उसको जो है अपनी ओर से तोड़वा देंगे स्थायी संरचना को, और ज़मीन को प्लेन करके जिनका भी ज़मीन है उसको वापस कर देंगे। लेकिन 1969 के पूर्व का संरचना है तो अगर डीसी उचित समझें तो इसे लीगल कर सकते हैं। ओके, वैधानिक कर सकते हैं, यही प्रावधान है। तो इससे क्या किया जा सकता है, वैधानिक किया जा सकता है। लेकिन वैधानिक होने के बाद फिर 2 शर्त होगा, या तो मुआवजा दे दे, उचित मुआवजा, और इस मुआवजा का डिसीजन कौन लेंगे कि कितना मुआवजा होगा, ये डीसी लेंगे। क्लियर? वो मनमाने तरीके से मुआवजा भी नहीं, और दूसरा उसी क्वालिटी का उसी लेवल का ज़मीन फिर देना होगा। क्लियर? उसी लेवल का क्या करना होगा, ज़मीन देना होगा किसी अन्य स्थान पर, वह भी डीसी के अंडर में होगा। क्योंकि सिंटी के मामले में एसटी का कुछ भी एक पक्ष होता है तो उसके पक्ष से डीसी रहते हैं। नेक्स्ट, भूयहर जमीन के बारे में 48 के बारे में बताया गया है, जिसमें भूयहर जमीन का जो है थाना के अंदर ही खरीद बिक्री हो सकती है, वो भी डीसी के आदेश से। क्लियर? 47 और 48A का जो कहना है कि सीएनटी 1908 के विरुद्ध न्यायालय भी कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं, खास करके आर्टिकल 46 के संदर्भ में। क्लियर? और 49-50 जो है यह बताता है कि 46 और 48 स्पेशली जो एसटी का ज़मीन है 46 में और भूयहर का ज़मीन जो है 48 में। क्लियर? उनके मामले में कुछ भी अगर रास्ता हो, पहुंच का रास्ता हो, खनन हो, ईटीसी के कुछ मामले हों तो निश्चित रूप से इनके ज़मीन का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन मुआवजा देने के बाद तो 46 और 48 का बाधक नहीं माना जाएगा। यह क्लियर लिखा है आपका 49 और 50 में। क्लियर? तो आशा है आप समझ गए होंगे 46 से लेकर के 50 तक। क्लियर? यहाँ पर एक बार राउंड अप मैं करवा देता हूँ। 44-45 जो है पट्टा किसको देगा, भूस्वामी रैयत को, और 45 में वचनबद्ध कौन देगा, रैयत जो है भूस्वामी को देगा। नहीं, अगर दोनों में कोई भी आनाकानी करता है तो 3 मंथ के अंदर डीसी जो है 3 मंथ के बाद डीसी जो है अपनी ओर से दे देंगे, उसका भी समान वैल्यू रहेगा। उसी तरीके से जो बंधक सिंपल बंधक होता है 46 के तहत, क्लियर, वह आपका 5 ईयर का होता है। सिंपल बंधक 5 ईयर का, भुगत बंध बंधक 7 ईयर का। सहकार समिति एक्ट 1935 के तहत पंजीकृत कंपनी को 15 साल तक के लिए बंधक देना संभव है, उसके बाद भूमि मूल स्वामी के पास वापस आ जाएगा। विक्रय, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं शेड्यूल ट्राइब को ही बेच सकते हैं ज़मीन डीसी के आदेश से थाना के अंदर। एससी वाले एससी को, ओबीसी वाले ओबीसी को, जनरल वाले के लिए कोई भी उसका प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उसके उनके ज़मीन कोई भी ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है अवैध तरीका से अगर हस्तांतरण किया गया है तो 12 वर्ष तक जनजातीय समुदाय के व्यक्ति के पास समय रहेगा, और जैसे ही उनका आवेदन आता है 12 वर्ष के बाद क्लेम वो नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही आवेदन आता है डीसी के पास तो उनके पास 3 साल का समय रहेगा
कि अगर मामला सही है तो सॉल्व करें। और 3 साल में क्या उनका प्रावधान रहेगा, अगर 1969 के बिहार शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट 1969 के पूर्व का अगर स्थायी संरचना है, क्लियर, तो उसको लीगल बना सकते हैं। कैसे? मुआवजा देकर या उसी गुणवत्ता के जमीन को देकर। खाली भूमि है तो तुरंत वापस करेंगे, और कोई संरचना का निर्माण हो गया है 1969 के बाद का स्थायी संरचना, तो 2 साल का समय देंगे, ताकि जिसने अवैध निर्माण किया है वह उसके सामान जो है कुछ यूज हो जाए। 2 साल में भी वो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, तोड़ दिया जाएगा और जमीन जो है वापस दे दिया जाएगा। और 48 जो है भूमिहर जमीन के संदर्भ में है, जस्ट लाइक 46 कि थाना के अंदर ही उरांव जनजाति के लोग बेच सकते हैं। और 47, 48 ए जो है न्यायालय के द्वारा 47, 48 ए के तहत ये कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा 46, 48 का जो आपका प्रावधान है उसके विरुद्ध कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। 49, 50 में ये कहा गया है कि कुछ मामलों में 46, 48 जो है बाधक नहीं बनेगा, यानी कि रास्ता हो, खनन हो, या फिर आपका दान वगैरह देना हो, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो 46 और 48 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं लगान। CNT के तहत लगान के संदर्भ में क्या प्रावधान है, भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ जो आपका है लगान के संदर्भ में, लगान जो है आपका भाग 9 में है, चैप्टर 9 में है। भाग मीन्स चैप्टर ही समझ लीजिएगा, अध्याय होना चाहिए। ये 52 से 63 तक है, क्लियर। यहाँ पे जो जो आर्टिकल पढ़ना है उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे 52, कोई भी लगान जो है टोटल आप 4 किस्तों में देंगे। 53, आप मनी ऑर्डर से भी लगान दे सकते हैं, और लगान जो है माल कचहरी में कोर्ट में जमा होगा। 54 बहुत इम्पोर्टेंट है, रसीद देना जरूरी होगा। जिसको भी आप लगान देते हैं भूस्वामी को, उसको रिसिप्ट देना आवश्यक होगा। 1 मंथ अगर नहीं देता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 मंथ या 100 रुपये का जुर्माना, 1 मंथ जेल या 100 रुपये का जुर्माना, या दोनों संभव है ना। ये आपका 54 में कहा गया है। इसके बाद सीधे 58, मान लीजिए बकाया लगान है तो ये 6.25%, 6.25% जो है उस पर इंटरेस्ट लगेगा उस बकाया लगान पर, तभी वो लगान फिर चुकता हो पाएगा, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा बकाया पर रख लेते हैं तो। और अगर लगान बकाया है तो पट्टे को बेचना भी संभव होगा, ये 60 कहा जाता, 60 में है। तो 58 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 52 इम्पोर्टेंट है, 54 इम्पोर्टेंट है, 53 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनी ऑर्डर वाला वहाँ पर सेक्शन है। नेक्स्ट 61 है, नकदी को वस्तु के रूप में अगर आप देना चाहते हैं, लगान कि वस्तु के रूप में हमको देना है, तो 61 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, DC के आदेश से संभव होगा, क्लियर। DC के आदेश से संभव होगा, SPT में ये संभव नहीं है, वहां पर नकदी लगान की ही व्यवस्था है, क्लियर। नेक्स्ट जो है, अगर आपका लगान का कमी या वृद्धि हो गया है तो 62 क्या कहता है कि 15 ईयर तक कोई भी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से 63 जो आपका कहता है कि जमींदार के द्वारा अगर अवैध वसूली की जाती है तो उससे 6 मंथ का जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों लग सकता है, ये 63 है, ठीक है। तो इतने सारे आर्टिकल्स को आपको सेक्शन चैप्टर 9 में कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि इसको फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ चैप्टर 9 को। हाँ, चैप्टर 9 जो है आपका लगान 4 किस्तों में संभव है। 52 ये मनी ऑर्डर से भी दे सकते हैं, कोर्ट में जमा होगा। 53 रिसिप्ट देना जरूरी है। 54 अन्यथा 1 मंथ 100 रुपया या फिर दोनों सजा मिलेगा भूस्वामी को। बकाया लगान पर 6.25% टैक्स आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है। और लगाना बकाया लगान के बदले पट्टे को बेचना संभव है। नकदी को
वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है, इसके आर्टिकल को जरूर याद कर लेंगे, डीसी के आदेश से। और लगान में कमी या वृद्धि एक बार हो जाती है तो 62 के तहत 15 वर्ष तक कोई चेंज नहीं होगी। और अवैध वसूली जमींदार के द्वारा किया जाता है तो 6 मंथ का जेल या 500 रुपया जुर्माना या दोनों। इस 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं बंजर भूमि की बंदोबस्ती, चैप्टर 9A, है ना। चैप्टर 9A में आपको जो करना है कि जो बंजर भूमि की बंदोबस्ती होगी वह खाली जमीन की ही होगी। अगर वहाँ पर संरचना है किसी और का जमीन है तो नहीं हो पाएगा। बंदोबस्ती का 2 कॉपी बनेगा, एक रैत को जाएगा, एक डीसी को जाएगा। और अगर किसी के नाम पर बंदोबस्ती हुआ है 63B के तहत, बंदोबस्ती का सिंपल है 63A है 2 कॉपी वाला। और 63B में ये कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 63B इसमें कहा गया है कि किसी के नाम पर बंजर भूमि की बंदोबस्ती हुए हर 5 वर्ष तक उसमें वह कुछ भी प्रयास नहीं किया बंजर भूमि को ठीक करने का, खेती करने का, तो उसका जो है जब्त कर लिया जाएगा। और डीसी जो है किसी और के नाम से उस बंजर भूमि का बंदोबस्ती कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो है चैप्टर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चैप्टर 10 को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लगभग जो भी इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से मैंने चैप्टर 10 का सारा डाल दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कोरकर के बारे में बताया गया है 64 से 67 तक, बेदखली के बारे में 68 से 71 तक, परित्याग जो है भूमि का परित्याग कर सकता है ये 72 से 73 तक, अधिभोगाधिकार जो है 74 से 74A तक। क्लियर। मापन जो है ये 75 तक है। इसमें जो है 71 और 71A और 71B भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर। कोरकर भूमि के रूप में कोई सरकारी भूमि को ही बदला जा सकता है, समझ गए ना। ऐसा नहीं करना है कि किसी और का भूमि को आप कोरकर भूमि के रूप में नहीं बदल सकते हैं। यह जनरली धान भूमि कहा जाता है। डीसी के मान्यता के बिना कोई भी भूमि कोरकर भूमि नहीं कहलाई जाएगी। और किसी अन्य व्यक्ति के जमीन को आप कोरकर के रूप में नहीं बदल सकते हैं, है ना। सरकारी ज़मीन वगैरह जो भी है आप बदल सकते हैं। और मान लीजिए आपने किसी ज़मीन को, आर्टिकल सेक्शन 66 ये कहता है किसी ज़मीन को आप कोरकर के रूप में बदल दिए, आपको मान्यता भी मिल गया और 12 वर्ष तक किसी कारणवश से 12 वर्ष तक भी खेती नहीं कर पाए हैं, है ना, तो भी आपकी मान्यता बनी रहेगी। हालांकि 12 वर्ष के बाद भी खेती नहीं करते हैं तो फिर खतरा में पड़ जाएगा आपका ज़मीन, है ना। और सुविधाएं भी कुछ मिलती हैं आपको। क्लियर। एक कोरकर ज़मीन को जब आप डेवलप करते हैं तो सुविधाएं भी मिलती हैं, जो सेक्शन आपका जो सेक्शन 67 में है। क्लियर। जो सुविधाएं हैं उस सेक्शन 67 में है कि 4 वर्ष तक आपको लगान नहीं देना होगा कोरकर भूमि अगर आप डेवलप करते हैं, पहला सुविधा। क्लियर। दूसरा जो है अधिभोगी रैत के अपेक्षा आपका लगान जो है 50% ही निर्धारित होगा। क्लियर। यानी कि डीसी के आदेश पर कोरकर 64, दूसरे के जमीन को कोरकर नहीं 65, और अगर आप विकसित कर लिए हैं, मान्यता मिल गया है तो 12 वर्ष तक आपका अधिकार बना रहेगा। और जो सुविधाएं आपको मिलेगी वह 4 वर्ष तक लगान नहीं लगेंगे और अधिभोगी की अपेक्षा 50% ही आपको लगान देने होंगे। क्लियर। इसके बाद बेदखली के बारे में बताया गया है 68 से 71 तक में। क्लियर। कि बेदखली कैसे हो सकता है इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा की गई है। तो यहाँ डीसी के आदेश से ही बेदखली जो है संभव होगा। डीसी के आदेश से बेदखली संभव होगा, चाहे कोई भी काश्तकार हो। सेक्शन 68 यही बताता है कि डीसी के आदेश से ही बेदखली संभव होगा। क्लियर। और अगर आप अधिभोगी रहित हैं तो 3 वर्ष आपको समय मिलेगा आवेदन करने का, बेदखल भी हो जाते हैं तो। और अनधिभोगी रहित हैं तो 1 वर्ष का समय मिलेगा अगर आप बेदखल हो जाते हैं फिर से आवेदन करने का। क्लियर। और जो शर्त था 41 के तहत अनधिभोगी रहित का कि आप जो है 3 लगातार कृषि वर्ष तक अगर
लगान नहीं देते हैं उसके बाद 90 डेज का समय दे करके आपको बेदखल कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अधिभोगी रैयत अगर आर्टिकल सेक्शन 21 के तहत जो अधिभोगी रैयत थे, जो भी भूमि उपयोग का अधिकार आपको दिया गया है उसका उल्लंघन करते हैं तो सेक्शन 22 के तहत आपको बेदखल किया जा सकता है, आपका भूमि नीलाम किया जा सकता है। क्लियर। 69 ये कहता है कि भूइहर या खुटकट्टीदार को बेदखल नहीं किया जा सकता है। क्लियर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये केवल अधिभोगी या निधिभोगी रैयत के लिए है, लेकिन भूइहर या खुटकट्टीदार कोई भी व्यक्ति है जिसके नाम से अधिभोगी रैयत है ना, जो मैंने बताया था 18 सेक्शन 18 में, तो अभी बेदखल हो सकता है। लेकिन जो उनका मूल जमीन है जो पहचान किया गया है खुटकट्टीदार या भूइहर के रूप में, उससे बेदखल नहीं किया जा सकता है। क्लियर। उसी तरीके से एक मिनट, हाँ यहीं पर था। उसी तरीके से अगर 46 का उल्लंघन करते हुए किसी भी जनजातीय जमीन को अवैध रूप से अंतरित किया गया है तो उसके क्या क्या प्रावधान हैं वो 71 ए में भी बताए गए हैं। क्लियर। वही सब प्रावधान है जो आपको शुरू में मैंने बताया। ठीक है, कि अगर जमीन खाली है तो वापस कर देगा। 1969 से पहले का संरचना है तो विधिमान्य किया जा सकता है, और 1969 के बाद का संरचना है तो अधिकतम 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर डीसी हटा देंगे। क्लियर। और 71 बी जो आपका कहता है कि क्या दंड मिलेगा। क्लियर। 71 बी जो बताता है कि दंड क्या मिलेगा अगर अवैध रूप से हस्तांतरित किसी ने करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो 3 ईयर तक जो है आपका जेल हो सकता है या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों संभव है। क्लियर। तो ये आपके प्रावधान थे 71 बी तक। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं भूमि का परित्याग। डीसी को कोई भी भूमि का परित्याग करना चाहता है, और एसटी वर्ग भी है ना, मान लीजिए कि डीसी ने कब्जा दिला दिया फिर भी वो लेना नहीं चाहता है, या फिर दावेदार या उसके उत्तराधिकारी की वर्तमान में उपस्थिति नहीं है, इस स्थिति में ग्राम समुदाय को जो है जमीन चला जाएगा। स्थानीय रीति रिवाज रूढ़ी परंपराओं के अनुसार उस जमीन का फिर आगे का प्रबंधन होगा, है ना, लेकिन उस गांव समाज को चला जाएगा। भूमि का परित्याग अगर किसी को करना है, ठीक है, तो डीसी को 1 माह के पूर्व सूचना देना होगा अधिभोगी रैयत को कि इस भूमि का हम परित्याग करना चाहते हैं। देखिए, मुंडारी खुटकट्टीदार और भूमिहर तो परित्याग कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि बिना सूचना दिए परित्याग भी नहीं करना है सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी बाय द वे बिना सूचना के परित्याग कर दिया गया 73 में कहता है, तो फिर भूस्वामी को जब पता चलता है तो जिस दिन पता चलता है उसके 1 महीने के अंदर डीसी को सूचित करेंगे भूस्वामी कि किसी खास रैयत ने भूमि का परित्याग कर दिया है, तो डीसी जो है फिर उस भूमि का नया पट्टा तैयार करेंगे। क्लियर। किसी और के नाम से बंदोबस्त कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और एक आर्टिकल 75 है, ये मापन का अधिकार किसका होगा, भूस्वामी का होगा। क्लियर। वर्तमान में सरकार ही अपने अमीन वगैरह के माध्यम से करवाती है। अब आते हैं चैप्टर 11। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके सेक्शंस जैसे रूढ़ियों और संविदा और परंपराएं। रूढ़ियां, संविदा और परंपराएं। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ रूढ़ियां और परंपराएं होती हैं। क्लियर। और सीएनटी एक्ट तो 1908 में बना, लेकिन रूढ़ी और परंपराएं तो 1908 की नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। ठीक है, जब से मानव सभ्यताओं का जन्म हुआ तब से रूढ़ी और परंपराएं चलती रही हैं। क्लियर। तो क्या रूढ़ी और परंपराएं जो किसी समाज में चल रही थी वह सीएनटी के साथ चलेंगे, चल सकते हैं। अगर सीएनटी 1908 के किसी भी सेक्शन का वह रूढ़ी और परंपरा जो है विरोध नहीं करता है, उस स्थिति में चल सकते हैं। 76 में कहा गया है, इसको भी कर सकते हैं। चैप्टर 12 है ना, यह आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अधिकार अभिलेख से आप
अब शुरू हो गया है, जो आगे चलेगा 2-4 चैप्टर तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 अधिकार अभिलेख जो है कौन तैयार करेंगे? आर्टिकल 80 के तहत राजस्व अधिकारी। इस अभिलेख का क्या प्रारूप होगा? रिकॉर्ड ऑफ राइट का ये 81 में बताया गया है। क्लियर? प्रारूप क्या होता है? प्रारूप यही होगा कि कौन सा भूमि है, भूमि का टाइप्स क्या है, लगान कितना है, नाम वगैरह, है ना, भूमि का प्रकार क्या है, किस टाइप का सर्वे में भूमि किस में दर्ज है, यही सब होगा ना। तो 80-81। और जब भी आपका प्रारूप तैयार हो जाएगा अभिलेख का, अधिकार अभिलेख का प्रारूप होगा, तो राजस्व अधिकारी क्या करेंगे? उसे प्रारंभिक रूप से प्रकाशित करेंगे, उस पर आपत्ति मांगेंगे। उसके बाद आपत्ति में जो उनको उचित लगेगा शामिल कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे, नहीं उचित लगेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद अंतिम प्रकाशन होगा। क्लियर? अंतिम प्रकाशन होगा, लगान निर्धारण हो जाएगा। चूंकि आपत्ति मांग लिया गया है, इसलिए फिर अगले 6 मंथ तक कोई भी याचिका जो है इसके विरुद्ध जारी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, है ना। यानी कि जब भी राजस्व अधिकारी आर्टिकल 81 के तहत अभिलेख को तैयार कर लेंगे और आपत्ति भी मांग लेंगे 82 के तहत, तो 6 मंथ तक किसी भी तरीके की याचिका आप दायर नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं। हालांकि पुनरीक्षण की मांग जो है सेक्शन 98 में कहा गया है कि जो पुनरीक्षण की मांग 15 ईयर के बाद संभव है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं भूमि शर्त में परिवर्तन उपांतरण। ये चैप्टर 13 में है, सेक्शन 101 से 117 में है ना। मान लीजिए कि आप खेती किया करते थे किसी जमीन पर, अब उसके अपेक्षा जो आपको ईंट वगैरह बनाने का मान लीजिए अधिकार है, कपड़ा बनाने का अधिकार है सिंपली पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लाभ है आपको। उसी ज़मीन पर आप ईंट बनाना शुरू कर दिए तो थोड़ा सा ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगा, तो फिर वही लगान नहीं रहेगा, लगान जो है आपका बढ़ जाएगा। उसी से रिलेटेड है, भूमि के शर्त में आप परिवर्तन करते हैं तो फिर से अभिलेख उसका बनेगा, लगान का पुनः निर्धारण होगा 104 के तहत। और लगान जो होगा आपका, अगर मामला कोर्ट जाता है तो 10 वर्षों तक के लगान को वाच करके फिर जो भी शर्त में आपने परिवर्तन किया है उसके अनुसार कोर्ट जो है डिसीजन देगा। और अभिलेख जो निर्माण होगा, पुनरीक्षण अभिलेख, वो पूरी तरीके से आपका आरओ के द्वारा होगा, और जो भी प्रक्रिया आपने अपनाया था चैप्टर 12 में उसी तरीके के अभिलेख होंगे। और जो भी लगान निर्धारण होगा वह उचित लगान के बराबर या कम होना चाहिए, उचित लगान से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो भी अभिलेख निर्माण में खर्च होगा वह भूस्वामी और काश्तकार मिल कर देंगे, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे, है ना। चलिए बात आगे आते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 में जो है सेक्शन 118 से 126 तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया भी हुआ है जेपीएससी में। इसमें विशेषाधिकार भूमि के बारे में जानकारी दी गई है, प्रिविलेज लैंड ऑफ लैंड ऑनर, है ना। तो लैंडलॉर्ड्स, सॉरी, विशेषाधिकार भूमि किनके भूमि को कहा जाता है? लैंडलॉर्ड्स की भूमि को। लैंडलॉर्ड्स की भूमि जो उनकी निजी भूमि स्पेशली होती है उसको कहा जाता है, जो मंझेस कहा गया, शुरू में ही उससे समझा चुका हूँ मैं, है ना। तो जो डायरेक्ट कंट्रोल वाले निजी प्रयोग के लिए यूज करते हैं, जैसे बैठ खेता भी इसको कहा जाता है क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लेते थे, मंझेस भी कहा जाता है, ठीक है, राजहंस को मत यूज कीजिएगा। और 1 वर्ष से कम पट्टे वाली जो भी जमीन है, किन्हीं को दिया है लेकिन उसका पट्टा कितने दिन के लिए दिया है लैंडलॉर्ड ने? 1 वर्ष से कम समय के लिए। तो 118 के तहत तो सारे के सारे क्या होंगे? विशेषाधिकार युक्त भूमि होंगे। इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे चागढ़ पटमदा और चांडिल में इसे मान कहा जाता है, भूधृति एक्ट में इसे मंझेस या बैठ खेता कहा गया, ठीक है। उसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में जिरात कहा जाता है, क्लियर, जिरात। बाकी सीएनटी क्षेत्र में जिरात कहा जाता है। पुराने वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, बहुत डिटेल में इन चीज़ों को समझाया गया है। अभिलेख निर्माण आरओ करेगा, विशेषाधिकार कोई भूमि है या नहीं है इसका निर्णय भी कौन करेगा? आरओ करेगा। और
आरओ के विरुद्ध अपील भी संभव है। क्लियर। और मान लीजिए कि कोई भूमि पर यह विवाद हो जाता है कि वह भूमि विशेषाधिकार भूमि है या नहीं, तो जब तक विवाद की स्थिति रहती है, सॉल्व जब तक नहीं होता है, तब तक उस भूमि को क्या माना जाएगा कि वह भूमि जो है विशेषाधिकार भूमि ही है। क्लियर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर। देखिए यहाँ 12 से मैंने कहा था कि अभिलेख ही चलेगा 12, 13, 14, 15 तक, उसके बाद डीसी आ जाएंगे 16 में, लोक मांग वसूली 16 में आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका है कि जो विशेषाधिकार भूमि होंगे, जो भूस्वामी के डायरेक्ट कंट्रोल वाले होंगे 118 के तहत, या फिर 1 वर्ष से कम पट्टे पर जिन्होंने दिया था, और इसका अलग अलग नाम मझेस बैठे था 1869 में। क्लियर। और जो मान भूमि है ईचागढ़, पटमदा और चांडिल में। क्लियर। ऐसे बाहर है, ऐसे भी सीएनटी से। क्लियर। राजस्व भूमि को शामिल इसमें नहीं करेंगे। और जिरात जो है रेस्ट सीएनटी इलाका में। क्लियर। जिरात, मान और मंझियस या बैठ खेता इसका कहा जाता है। क्लियर। विशेषाधिकार भूमि को। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 15, ये है 127 से 134 तक है। इसमें जो आपका आरोह है, एक बाध्यता अभिलेख तैयार करते हैं। प्रक्रिया जो होगी चैप्टर 12 की तरह होगी, यानी कि तैयार होगा, आपत्ति मांगा जाएगा। क्लियर। पहले तैयार करना है, आपत्ति मांगा जाना है, फिर फाइनल प्रकाशन करना है। और इसके विरुद्ध अपील भी 3 माह के अंदर विहित अधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। 130 जो भी बाध्यता अभिलेख बना है उसके विरुद्ध अपील भी संभव है। बाध्यता अभिलेख होता क्या है? तो बाध्यता अभिलेख जो है आपका यह बताता है कि ग्राम प्रमुख हैं, भूधारक हैं, या कोई भी पक्ष है, रैत, काश्तकार, उनकी क्या बाध्यताएं होंगी। अधिकार की तो चर्चा आपने काफ़ी कर लिया, इसमें बताया जाता है क्या बाध्यताएं होंगी इस एक्ट के तहत, जिसका पालन करना उन्हें जरूरी होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लार्जेस्ट चैप्टर सीएनटी का, चैप्टर 16, 135 से 229। यहाँ जो आर्टिकल सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उससे जरूर कर लेंगे, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चूंकि कंप्लीट कराना है इस एक ही वीडियो में, इसीलिए इसको देखिए और एक जगह ही आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा। और जिनको डिटेल में देखना है, हमारे पुराने 7-8 वीडियो अपलोड हैं, उसे देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा किया गया है। 135 जो है, देखिए डीसी, कोई भी डिस्प्यूट होगा लगान से रिलेटेड मामले में, सीएनटी एक्ट से रिलेटेड मामले में, इसमें डीसी की अदालत, डीसी का भी कोर्ट होता है, आपको पता है, उनके द्वारा जो है डिसीजन लिया जाएगा। 135 के तहत डीसी की अदालत का आपका प्रावधान है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिला में हेडक्वार्टर होगा। और जो भी एप्लीकेशन आपको दायर करना है इससे रिलेटेड, कोई भी विवाद से रिलेटेड, रेवेन्यू ऑफिसर के पास या डिप्टी कलेक्टर के पास आपको दायर करना है 136 के तहत। और जो भी एप्लीकेशन का प्रारूप होगा उसी प्रारूप में डालना है। नेक्स्ट, मान लीजिए कि 2 जिलों की भूमि है, वहाँ पर कुछ विवाद चल रहे हैं, तो फिर कहाँ के डीसी जो हैं इस मैटर पर विवाद को सॉल्व करेंगे 138 के तहत। तो उस डीसी के द्वारा किया जाएगा जहाँ का क्षेत्रफल, जोत का क्षेत्रफल जो है आपका अधिक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डीसी की प्रारंभिक अधिकारिता क्या होगी, यानी कि सीधे आपको कहाँ जाना है इसमें, आरओ पास नहीं, डिप्टी कलेक्टर पास नहीं, और किसी भी अन्य अधिकारी कर्मचारी, सीधे डीसी, यही होता है आपका प्रारंभिक अधिकारिता। जमीन का बेदखली हो, पट्टा देना हो, रद्द करना हो, इन मामलों में आपको सीधे डीसी के पास जो है आवेदन करना है। दावा कथन 143 में बताया गया है, दावा कथन, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। क्लियर। इसमें वादी प्रतिवादी दोनों का नाम एवं अन्य डिटेल होने जरूरी हैं। क्लियर। एक आपका आता है 143 के बाद 144 में विशेष दावा कथन। ये विशेष दावा कथन कुछ विशेष कारणों से बनाया जाता है 144 में, इसलिए इसे अलग सेक्शन दिया गया है, बकाया वसूली के लिए और बेदखली के लिए, है ना। इन 2 मामलों में ही विशेष दावा कथन बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दावा कथन 147 सिंपल कहता है कि दावा कथन में, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में, वादी का नाम और हस्ताक्षर जरूरी है, यानी कि अगर आप वादी हैं, क्लियर,
आपने या कोई भी आवेदन दिया है और आप अपना नाम और हस्ताक्षर नहीं डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि 148 और 149 दो आर्टिकल हैं, इसमें वादी और प्रतिवादी। ठीक है, तो यहाँ पर इनको क्या करना है, आर्टिकल इसको याद कीजिए नहीं कीजिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इनको कागजात जो हैं अपने अपने पक्ष के संदर्भ में डीसी के पास जमा करना है। और प्रतिवादी जो इस बार जमा करेंगे 149 के तहत, तो वादी के डिमांड पर, जिन्होंने आवेदन दिया है उनके किसी विशेष डिमांड पर उनको जमा करना होगा। कहाँ जमा होगा सारा कागजात? अपने अपने पक्ष में डीसी के पास। क्लियर। और अपने पक्ष के पास, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए डीसी के आदेश पर भी कुछ दस्तावेज को प्रतिवादी को जमा करना पड़ेगा। यानी कि ये जो आपका 149 हुआ, 153 हुआ, 157 हुआ, ये प्रतिवादी के द्वारा अलग अलग कागजात जो हैं डीसी के पास से जमा किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज डीसी के पास अपने पक्ष को मजबूत करने हेतु जमा किए जाएंगे। तो तीनों में डिफरेंस समझिए। 148 में तो वादी अपना जमा किया जो भी दस्तावेज करना है। 149 क्या कहता है कि वादी अगर कुछ डिमांड करता है किसी खास कागजात का, तब प्रतिवादी जमा करेगा। 153 क्या है आपका कि अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए डीसी के आदेश पर प्रतिवादी जो है कुछ कागजात जमा करेगा। और 157 क्या है, प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज डीसी के पास जमा किया जाएगा अगर और कुछ आपका उसको जमा करने की इच्छा है तो। समझ रहे होंगे डिफरेंस को। नेक्स्ट आते हैं 1954, जितना भी खर्च होगा इस सारा प्रोसेस का। 154 क्या कहता है, ये सारा जो है वादी देगा जिसने शुरू किया है आवेदन दे करके वर्क करना। ठीक है, अब सुनवाई पर आते हैं। क्लियर। सुनवाई जो आपका होगा वो किस तरीके से होगा? सुनवाई जो होगा आपका 155 सेक्शन, 156, 157, ये तीन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। जिस तरीके से समझाया जा रहा है समझने का प्रयास कीजिए, सारा याद हो जाएगा धीरे धीरे। 155 जो बताता है कि वादी और प्रतिवादी सुनवाई के दौरान दोनों अनुपस्थित हो गए। मान लीजिए डीसी ने सुनवाई का डेट रखा, दोनों अनुपस्थित हो गए, तो 155 क्या कहता है कि डीसी जो है मामला खारिज कर देंगे, लेकिन वादी को यह अधिकार है कि वह फिर से याचिका दायर कर सकता है। सिंपल सा बात है, आप भी डीसी रहेंगे, आपने कोई डेट दिया, दोनों गायब हैं, तो निश्चित रूप से आपका भी नेगेटिविटी आप में आएगा और क्या करेंगे, मामला को खारिज कर देंगे। तो ये 55 ही कहता है कि आपको उपस्थित रहना है। 56 क्या कहता है, अगला केस है कि वादी अनुपस्थित है। क्लियर, जिसने आवेदन दिया था वही अनुपस्थित हो गया, तो भी एक केयरलेसनेस का ये भी मैटर है, तो यहाँ पर भी दावा जो है खारिज हो जाएगा। क्लियर। 157 क्या कहता है, प्रतिवादी अनुपस्थित है। इस केस में क्या होगा, तीन इसमें मैटर आएंगे। क्लियर। पहला जो होगा कि दावा खारिज भी हो सकता है, नई तिथि भी हो सकती है, एक पक्षीय निर्णय भी हो सकते हैं। तीन स्थितियां दी गई हैं, लेकिन दावा खारिज इसमें होने की संभावना कम है क्योंकि वादी तो उपस्थित है, प्रतिवादी अनुपस्थित है। क्लियर। लेकिन फिर भी तीनों सिचुएशन को रख लिया गया है। तो 155, 156, 157 इस सुनवाई के दौरान कौन उपस्थित हैं, नहीं उपस्थित हैं, यह स्पष्ट कर रहा है। और वादी के द्वारा कागजात 148, प्रतिवादी के द्वारा जो अपने पक्ष में कागजात अलग अलग स्थिति में 149, 53, 57, खर्च कौन देगा, वादी देगा। यही सब आपका है। नेक्स्ट आते हैं 160, अगर कोई भी वादी या प्रतिवादी में महिला हो तो उसे अपने एजेंट रखने का अधिकार होगा। वो वकील भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सीएनटी वगैरह के जानकार हों। तो ये 160 कहता है ऐसे सभी को अपना एजेंट रखने का अधिकार है। 161 क्लियर करता है कि ऐसा नहीं कि पुरुषवादी प्रतिवादी हैं तो वो एजेंट नहीं रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं, है ना। क्योंकि सिंपल सा है कि सीएनटी आप लोगों को समझने में जब इतनी दिक्कत आ रही है तो आम लोगों को कितनी दिक्कत आती होगी आप समझ रहे होंगे। इसलिए एजेंट वो एडवोकेट के रूप में या सीएनटी के जानकार के रूप में हो सकते हैं जो उनके पक्ष को स्ट्रांगली रखेंगे।
164, 170 और 223 तीनों को एक साथ पढ़ना है। 164, 170 और 223, है ना। 164 क्या कहता है, सारे प्रोसेस जो हैं अंग्रेजी में होंगे, है ना। और उपायुक्त 170 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपायुक्त का फाइनल निर्णय ओपन प्लेस में होगा, खुली जगह में होगा, अंग्रेजी में होगा उपायुक्त का फाइनल निर्णय, है ना। और 64 में कहा जाता है कि सारे प्रोसेस इंग्लिश में होंगे। 223 भी इससे जुड़ा हुआ है कि अगर उपायुक्त के डिसीजन के विरुद्ध कोई भी अपील होता है तो अपील पर निर्णय भी जो होगा वह पूरी तरीके से अंग्रेजी में होगा और ओपन प्लेस में होगा। तो 164, 170 और 223 अंग्रेजी से रिलेटेड है, ओपन प्लेस से रिलेटेड है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। कुछ स्थितियों में स्वयं उपस्थित होना होगा वादी और प्रतिवादी को। क्लियर। कुछ खास सिचुएशन है जहां पर चाहेंगे डीसी कि वादी प्रतिवादी खुद उपस्थित हों सशरीर, न कि एजेंट के माध्यम से। डीसी अगर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, अचानक उनको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, फिर से एक बार विचार करने की आवश्यकता है, तो फिर वो क्या करेंगे, नए साक्षियों को सम्मन भेज सकते हैं, नए कागजात वगैरह मंगा सकते हैं वादी प्रतिवादी से। क्लियर। ये सिंपल आपका लिखा हुआ है। और आदेश के दिन सभी पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य है, जो पक्षकार रहे हैं उस मामले में, नहीं तो एक पक्षीय निर्णय लिया जा सकता है या दावा खारिज किया जा सकता है। क्लियर। दावा खारिज होगा तो फिर वादी का अधिकार जो है वो हमेशा बना रहेगा, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। मान लीजिए कि डीसी के द्वारा निर्णय सुना दिया गया है, उसके बाद क्या होगा, प्रतिवादी अगर हारता है तो वह क्षतिपूर्ति देगा। क्लियर। वादी को क्षतिपूर्ति जो है वो कोर्ट में जमा करेगा, कुछ अमाउंट तुरंत जमा कर सकता है, खास परसेंट, ठीक है। और कुछ अमाउंट जो है वो कब जमा करेगा, 1 माह के अंदर जमा उसको कर देना है, तब उसको ब्याज नहीं लगेगा। क्लियर। इसके अलावा बाय द वे कुछ लगान से रिलेटेड मामला है और प्रतिवादी बकाया लगान प्लस 6.25% इंटरेस्ट के साथ अगर जमा कर देता है तो मामला जो है समाप्त हो जाएगा। क्लियर। ये 178 में कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट, अनधिभोगी रैयत लगान नहीं दे पाता है तो भी पिछले वर्ष के उत्पादन पर उसी का अधिकार रहेगा, क्योंकि उसने मेहनत से उत्पादन किया है। अगले वर्ष से उत्पादन जो भी होगा कोई और करेगा तो उसका अधिकार होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पट्टा से रिलेटेड, जो मैं बात कर रहा था 44 और 45। 44 में मैंने बताया था कि जमींदार जो है, भूस्वामी जो है, रैयत को क्या देगा, पट्टा देगा 44 के तहत। और 45 के तहत रैयत जो है भूस्वामी को एक वचनबद्ध देगा पट्टे के शर्तों को मानने के लिए। तो 179 और 180 में ये कहता है कि भूस्वामी अगर 44 के तहत पट्टा देने में आनाकानी करे, और 180 में ये कहता है रैयत अगर वचनबद्ध देने में आनाकानी करे तो 3 माह के बाद डीसी अपने स्तर से कार्रवाई कर देंगे। इट मीन्स भूस्वामी को पट्टा दे देंगे और इसे भूस्वामी को वचनबद्ध दे देंगे और रैयत को पट्टा दे देंगे। उसका भी समान जो है पावर होगा, उन लोगों से फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये 179 और 180 में ये चीज़ को, यानी कि 44-45 को आपको 179 और 180 के साथ ही आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मान लीजिए कि कुछ भी आदेश डीसी ने दिया। क्लियर। एक तो आदेश का तुरंत परिपालन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। दूसरा हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन लालफेताशाही के कारण नहीं हो रहा है। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में आदेश नहीं लागू होने पर 3 वर्ष तक समय रहेगा वादी के पास कि फिर से शिकायत करे डीसी को, है ना। उनको स्मरण कराए कि आपने जो आदेश दिया था वह आपका आदेश अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो 3 ईयर जो आपका होगा कब से काउंट होगा। क्लियर। कब से उसको 3 ईयर का काउंट होगा कि 3 ईयर तक जो शिकायत करना है। तो जिस दिन डीसी ने आदेश दिया था उस दिन से आपका होगा।
अगर उस आदेश के विरुद्ध अपील हुए थे तो अपील के निर्णय की तिथि से होगा। अपील अगर हो गया है तो डीसी के आदेश का तिथि का वैल्यू नहीं है। अगर फिर से अपील पर भी रिव्यू हुआ है तो रिव्यू पर जो आदेश आया था उसकी तिथि से होगा। समझ रहे होंगे आप लोग। जो भी कंप्लीट नोट्स चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के नोट्स इसी तरीके से वहाँ पर दिए जाते हैं, पीटी हो या मेंस हो। क्लियर? क्योंकि वहाँ क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। आपके कैरियर में वहाँ पर सहयोगी बना जाता है, बाधक नहीं बना जाता है। क्लियर? आपके समय को, टाइम को हम लोग काफ़ी महत्व देते हैं, इसलिए वहाँ पर जरूर जुड़िए और अपने सिविल सेवा में जाने के सब स्वप्न को पूर्ण कीजिए। नेक्स्ट, कुर्की। पहले जंगम और उसके बाद ही स्थावर संपत्ति यानी कि चल संपत्ति। पहले चल संपत्ति यानी कि जैसे रुपया पैसा हुआ या फिर कुछ ऐसा सामान हुआ, अलमारी वगैरह हुआ, वो सब चल संपत्ति में आएगा। स्थावर मीन्स हो गया भूमि, हो गया मकान, हो गया। तो पहले चल संपत्ति का कुर्की होगा, उसके बाद अचल संपत्ति का, जिसको स्थावर संपत्ति कहा गया है। सेंटे एक्ट में 198 सेक्शन 198 में इसके बारे में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 198 में कहा गया है कि पहले चल संपत्ति तब अचल संपत्ति की कुर्की होगी अगर लगान वगैरह नहीं चुकाया जाता है, या फिर जो भी सजा, आर्थिक जुर्माना वगैरह निर्धारित किया गया है कोर्ट के द्वारा, वह देने में सक्षम नहीं होता है। उस स्थिति में यहाँ पर जो है, अब मान लीजिए कि कुर्की का आदेश हो जाता है तो 186 यह बताता है कि क्या क्या चीज की कुर्की संभव नहीं है। कृषि यंत्र, पुस्तक, वस्त्र, लेखा बही, etc। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग 186 में। इसके अलावा कारावास में डालकर भी कुर्की नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है 188, जब वारंट बिना कुर्की नहीं हो सकता है। क्लियर? जब वारंट जारी किया जाएगा तो उसका वैलिडिटी कितना दिन रहेगा? 60 डेज। 60 डेज के अंदर अगर अधिकारीगण कुर्की नहीं कर पाए प्रक्रिया को शुरू, तो ऐसा नहीं कि वारंट फिर नहीं निकल सकता है, दोबारा निकलेगा। कोई भी व्यक्ति जेल चला जाता है किसी भी मैटर पर, है ना, तो उसकी सजा जो होगी ऐसे मामलों में, लगान वगैरह, बकाया वगैरह, तो 6 वीक से लेकर के 6 मंथ तक मैक्सिमम सेक्शन 191 में कहा गया है। लेकिन सेक्शंस को याद करने का उससे ज़रूरत नहीं है। 191 में है कि 6 वीक से 6 मंथ तक सजा हो सकती है। ओके, और अगर सजा हो जाता है तो ऐसा नहीं कि जो लगान बकाया है वो समाप्त हो जाएगा। 192 सेक्शन 192 यह स्पष्ट करता है। वास्तव में 50 रुपये तक के मामले जो हैं समाप्त माने जाएंगे सजा हो जाने पर। 50 रुपये से अधिक के जो भी मामले हैं वो बने रहेंगे, और चुकाना तो होगा ही, है ना। नेक्स्ट 193, यह आहार खर्च है। आहार खर्च बंदी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 193। तो ये वादी के द्वारा, जैसे प्रतिवादी जो है बंदी हो गया है तो वादी के द्वारा आहार खर्च डीसी के पास से 1 महीने का एडवांस आहार खर्च जो है उसको हर महीने जमा करवाना होगा जब तक वह जेल में रहता है ना। ये आपका विल्किंसन रूल में भी था आहार खर्च। 195, भूधारक जो है उसका बेदखली अगर पुनर्स्थापन के मैटर है तो उसमें डोंगी पिटवाना होगा और सहज दृश्य स्थान पर सूचना चिपकाना होगा, जिससे कोई चौक चौराहा हो सकता है। क्लियर? कुर्की, कुर्की करने से पहले आवास और ऑफिस या दोनों जगह सूचना देना जो है जरूरी होगा, इसका ध्यान रखेंगे। और कुर्की जैसे ही हो जाती है, क्लियर, कुर्की जब होती है तो पैसा कहाँ से आएगा? उस सामानों को जो है नीलाम करना होगा ना। तो कुर्की जब होती है तो उसके 10 दिनों के बाद ही नीलाम के प्रोसेस शुरू होंगे। ये सेक्शन 200 में, ये सेक्शन 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिनों के बाद ही आपके नीलाम की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सेक्शन 200 में का तुरंत कुर्की किए तुरंत नीलाम कर दिए, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। आप लोग भी ऑफिसर बनेंगे तो ये सब अवसर मिल सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। जो रूल है उसी का पालन करना है। नीलामी कहाँ पर होगी यह भी बताया गया है। या तो घर पर ही हो सकता है, घर के आगे, या फिर बाजार में किसी
स्थान पर जो भी मजिस्ट्रेट निर्धारित करें। और सरकारी अधिकारी इस तरीके के नीलामी में, यानी कि सरकारी अधिकारी खुद ही जाकर के खरीद लिए कम अधिक दाम में, ऐसा नहीं करना है। ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है सेक्शन 202 में CNT का। नेक्स्ट आते हैं, नीलाम से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगर किसी दिन आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं प्राप्त हो पा रहा सामान के अनुपात में, तो आप कुछ तिथियों को आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतम मूल्य को गेन करना है। कंप्लीट भुगतान के बाद ही कोई भी, किसी ने भी नीलामी में खरीद लिया है सामान को, तो जब तक वह कंप्लीट भुगतान नहीं करेगा, जमीन या सामान जो भी आपका चल अचल संपत्ति का नीलामी हो रहा, वो तब तक हस्तांतरित नहीं होगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी पैसे प्राप्त होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, तो उसका 25% DC के माध्यम से सरकारी खाता में जाएगा, और 75% जो नीलामी आपका होगा, जैसे 100 रुपया प्राप्त हुआ, है ना, तो उसका 75 रुपया जो है आपका बकाये के भुगतान में यूज होगा। और शेष राशि अगर फिर भी बच जाता है बकाये के भुगतान के बाद भी 75% में, तो शेष राशि जो है रैयत को लौटा दिया जाएगा। क्लियर, इसका ध्यान रखेंगे। इस दौरान मान लीजिए कोई तीसरा पक्षकार आ जाता है कि जो सामान जमीन बेचा गया वो तो हमारा था, आपने क्यों बेच दिया, है ना, तो इस स्थिति में भी व्यवस्था है। क्लियर, इस स्थिति में क्या व्यवस्था है, पहला तो ये क्लियर कर लीजिए, तीसरे पक्षकार अचानक आवेदन देता है तो नीलामी प्रक्रिया जो है जैसे चल रही थी चलते रहेगी, वो रुकेगी नहीं, लेकिन जांच जरूर हो जाएगा, जांच शुरू हो जाएगा DC के द्वारा। और DC के जांच से अगर वो संतुष्ट नहीं है थर्ड पार्टी, तो वह कोर्ट भी जा सकता है। क्लियर, और एक सेक्शन 208 को स्पेशल आप केयर करेंगे कि बकाया लगान को अगर बेचना हो और ST का भूमि हो तो वह ST को ही बेचा जाएगा। SC का भूमि हो, SC को, OBC का भूमि में ऐसा कोई भी रूल नहीं लागू है बकाया लगान के मामले में कि OBC को ही बेचा जाए। लेकिन SC और ST, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि OBC को यहाँ पर सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ओके, तो यहाँ पर SC का भूमि SC को, ST का भूमि ST को। क्लियर, यानी कि सेक्शन 46 का थाना के अंदर या जिला के अंदर SC का, इसको आपको पालन करना है नीलामी के दौरान। क्लियर, भूमि के एक अंश को भी अगर बेचना है, ठीक है, पूरा नहीं भूमि बेचा जा रहा, तो 20 दिन पूर्व सूचना देना होगा जिसका भी भूमि बेचा जा रहा। क्लियर, और जो तीसरा पक्षकार है वो आप, उसने मान लीजिए कि क्लेम जो किया था DC जांच किया और DC को सही लगा। क्लियर, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है क्या होगी, रद्द हो जाएगी, जो भी अब तक चल रही थी। और नीलामी से पूर्व इस चीज को ध्यान दीजिएगा, थर्ड पक्षकार वाला पूरा प्रक्रिया जो है रद्द हो जाएगा अगर उसका, क्योंकि दूसरा का जमीन आप बेच करके नहीं ना लगान चुका सकते हैं। और नीलामी से पूर्व अगर लगान, ब्याज, वाद का खर्च, जितना खर्च अभी तक हुआ है सारा अगर दे दे व्यक्ति प्रतिवादी, तो नीलामी की प्रक्रिया रुक सकती है ना। अपील की प्रक्रिया ये 215 से 229 तक में है ना। यहाँ पर 90 डेज के अंदर आपको अपील करना है सेक्शन 216 के तहत। क्लियर, RO राजस्व अधिकारी के विरुद्ध DC को, DC के विरुद्ध किसको, आयुक्त को, है ना, आयुक्त के विरुद्ध डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपील किया जा सकता है। सेक्शन 215 में कहा गया है किसके विरुद्ध अपील किया जा सकता है, 90 डेज के अंदर अपील करना है। क्लियर, और अगर एक पक्षीय निर्णय किसी भी स्टेज पर दिया गया है तो उसका रिव्यू DC के द्वारा 30 डेज के अंतर्गत किया जा सकता है। चलिए अब चैप्टर 16A आते हैं। क्लियर, चैप्टर 16A में एक ही सेक्शन है 229 से, इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकता है। इसमें प्रमाण पत्र DC जारी करते हैं, प्रमाण पत्र के आधार पर लगान वितरण संभव है ना। अगर अभिलेख नहीं भी बन पाया है तो मान लीजिए एक व्यक्ति थे, उनके कई बच्चे थे, तो वहाँ पर सारे में जमीन बट गए, इनको कितना लगान देना है अलग अलग उनके बच्चों को, तो इस सर्टिफिकेट जारी करेंगे, है ना, रेंट से रिलेटेड DC, उसी के आधार पर
लगान की प्रक्रिया जारी रह सकती है। जब फिर अधिकार अभिलेख बनेगा उसके अनुसार बाद में चलेगा, है ना। समय सीमा, लिमिटेशंस, परिसीमा चैप्टर 17 230 से 238 तक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्व अधिकारी के बाद कोई भी मामला होगा तो 3 मंथ तक उसकी समय सीमा होगी कि वह अपने कार्य को पूर्ण करें। क्लियर। सामान्य परिसीमा, जहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है वहां पर 1 वर्ष का समय सीमा होगा। यह सेक्शन 231 कहता है ना, सामान्य जो परिसीमा है। अधिभोगी अनधिभोगी के बेदखली से मुक्ति हेतु, क्लियर, ऐसे आपका सामान्य रूप से 2 वर्ष है, लेकिन अगर विशेषीकृत आप करेंगे तो अनधिभोगी का 1 वर्ष है ना, विशेष केस में 2 वर्ष हो सकता है, और अधिभोगी का 3 वर्ष है। क्लियर। सामान्य रूप से 2 वर्ष, विशेष केस में 3 वर्ष। नेक्स्ट, खुटकट्टीदारों के बकाया लगान पर आवेदन भूस्वामी डीसी को, है ना, विचार नहीं 6 मंथ। मान लीजिए कि खुटकट्टीदारों का बकाया लगान है, भूस्वामी उसके विरुद्ध जो है डीसी को आवेदन देते हैं। क्लियर। सेक्शन 235 में यह कहा गया है। क्लियर। तो उस पर मान लीजिए कोई कार्रवाई डीसी नहीं की तो 6 मंथ तक फिर से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर। और बकाया लगान पर 12.5% तक ब्याज लेना संभव है। क्लियर। चैप्टर 18 यह स्पेशली आपका मुंडारी खुटकट्टीदार के लिए है, 239 से 256 तक, है ना। 239 से 256 आर्टिकल तक इसमें व्यवस्था किया गया है, सॉरी सेक्शंस। यहाँ पर अन्य धाराओं पर इस अध्याय का जितने भी प्रावधान है मुंडारी खुटकट्टीदार के बारे में, ये आपका हावी रहेंगे, प्रभावी रहेंगे, है ना। मुंडारी खुटकट्टीदारी जमीन का विक्रय कोर्ट के आदेश से भी संभव नहीं है। क्लियर। एक चीज को ध्यान रखिए, हालांकि वो बंधक रख सकते हैं 15 वर्ष का या 7 वर्ष का भुगत बंधक, है ना, लेकिन 1908 से पहले अगर कोई, यानी कि जब एक्ट बना था उससे पहले कोई बंधक जमीन था, तब ये सुरक्षा भुगत बंधक वाला या कोई अन्य बंधक वाला सुरक्षा प्राप्त नहीं होता है, वो बेचा जा सकता है। क्लियर। बकाया लगान वगैरह के लिए या कोई भी कारण से। धारा 46 के अनुरूप जो है विक्रय संभव है। क्लियर। इस चीज को यहाँ पर क्लियर किया गया है, धारा 46 के प्रावधानों को अपनाते हुए विक्रय संभव है, या फिर धार्मिक, शैक्षिक, सिंचाई उद्देश्य से जमीन का हस्तांतरण संभव है। और लगान का निर्धारण यहाँ पर जैसे सामान्य रूप से 15 वर्ष में होता है, यहाँ 20 वर्ष में होगा, 244 में यह कहा गया है। और धार्मिक, शैक्षणिक, सिंचाई उद्देश्य से 243 में हस्तांतरण संभव है, लेकिन कीमत का, उचित कीमत का भुगतान जरूरी होगा, जिसका निर्धारण जो है कौन करेंगे, डीसी करेंगे। क्लियर। उसका निर्धारण कौन करेंगे, डीसी करेंगे, है ना। नेक्स्ट, विवादों का निपटारा डीसी के द्वारा किया जाएगा। इस मामले में मुंडारी खुटकट्टीदार अधिकार अभिलेख में कौन से जमीन शामिल होंगे, ये 255 में है। ये 1908 के धारा 80 में जो भी लिखा गया जमीन है, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 की धारा 101 में जो जमीन है वह शामिल होगा। नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर हम लोग आते हैं, चैप्टर 19 257 से 271 तक। ओके। सूचना को किस तरीके से तामील कराया जाए, है ना, यानी कि रजिस्टर्ड भेजना है आपको, जनरल डाक से भेजना है, सही दृश्य स्थान पर चिपकाना है, ऑफिस में देना है, बहुत सारा तरीका आपका है। सरकारी व्यय जो होगा किसके साइन और मोहर से होगा, ये 260 में। क्लियर। अगर इधर का आर्टिकल नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वाद का खर्च जो है कितना होगा, कौन देगा, इन सारे का प्रावधान 261 में किया गया है। जो वाद आपका चला था ना, दावा कथन वगैरह, तो इंडियन सिविल कोड 1908 के प्रावधानों के अनुरूप उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि वाद का खर्च कौन देगा, कितना होना चाहिए वाद का खर्च, उन सभी का पालन जो है सीएनटी में भी किया जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। और वादी द्वारा खर्च, कोई भी मैटर पर वादी का खर्च पूरा होता है। क्लियर।
ये पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया कि वादी के द्वारा खर्च किया जाएगा। तो डीसी, आरओ जैसे अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि सही समय पर सुनवाई को पूर्ण करें, प्रतिवादी को सम्मन भेजें। ये 263 में कहा गया है। क्लियर? समान रूप से ये सब कुछ जानकारियां हैं इसमें, जिसमें कुछ आप पढ़ सकते हैं। और कुछ भी नियम वगैरह बनाया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, है ना। झारखंड सरकार के द्वारा नियम बनता है या फिर झारखंड सरकार के निर्देश से डीसी के द्वारा। क्लियर? ऑप्शन में झारखंड सरकार रहेगा तो झारखंड सरकार ही उत्तर देना है, अन्यथा डीसी आप दे सकते हैं। 266, तो सभी नियमों को 1 वर्ष के अंदर झारखंड गजट में आपको प्रकाशित करना है। और बंदोबस्ती अधिकारी के अधिकार और कर्तव्य, इसको तो अच्छा से याद कर लीजिएगा सेटलमेंट ऑफिसर का, क्योंकि लास्ट में आपका आया है ना। तो इस प्रकार CNT 1908 जो है समाप्त होता है। क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन देने का मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, है ना। लाभ उठाइए इसका। मैंने पूरे CNT एक्ट को समाप्त करा दिया है और काफ़ी प्रभावी तरीके से समाप्त कराया गया है। और जितने भी यहाँ पर नोट्स दिए जाते हैं सारे नोट्स इसी तरीके से होते हैं। यहाँ पर कोशिश किया जाता है आपके समय और परिश्रम को सही दिशा में लगाया जाए और गलत दिशा में नहीं, और गलत जगह में आपके परिश्रम को नहीं लगाया जाए जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो भी चीज़ CNT में छुपे हुए चीज़ थे सारे चीज़ों को मैंने समझाने का प्रयास किया है, इसका लाभ उठाइए। अगर ये वास्तव में आप समझ गए हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना। और कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, कंप्लीट नोट्स भी मैंने दिया है ना। कंप्लीट नोट्स भी मैंने दिया है, उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। पेड कोर्स में जुड़ना है जुड़िए, वहाँ पर और अधिक लाभ होगा, क्योंकि अभी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं मेंबर्स, स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी मेरी विशेष जिम्मेदारी हो जाती है। इस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। एग्ज़ाम को 17 मार्च मानकर ही तैयारी कीजिए, है ना। CDPO या JPSC से किसी भी बैच से आपको जुड़ना है 9661163344 पर मैसेज करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर परीक्षा उपयोगी सामग्रियां दी जाती हैं, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ मिले उसका लाभ आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।